चलिए आइए देख लेते हैं एक्सरसाइज 3 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है अपने पास किनशिप कास्ट एंड क्लास से रिलेटेड। इसमें देखिए सबसे पहले 1 मार्क्स का जितना भी क्वेश्चंस है हम 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। 1 मार्क्स के साथ साथ याद रखिए 4 टू 6 मार्क्स का जो भी क्वेश्चंस है अपने पास वो सारा का सारा यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले देखिए इसमें से 1 मार्क्स का क्वेश्चंस कैसे कैसे बन जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल हम आपको बताते हैं। इसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कुल के बारे में कि कुल किसे कहते हैं, ठीक है। तो ये भी अपने पास 1 मार्क्स का आता है कि कुला इज रिलेटेड टू या फिर कुला डिफाइंस। तो आप यहाँ पे बताइए कुल किसके लिए यूज होता है, फैमिलीज के लिए यूज होता है। कुल जो है ये किसके लिए, फैमिलीज के लिए यूज होता है। इसी को हम बोल सकते हैं कि ये अपने पास जनाती के लिए यूज होता था। किसके लिए, जनाती या फैमिली जो भी दे दे आप यहाँ से लिख लीजिएगा। यहीं पे एक वर्ड आता है अपने पास, ठीक है, वो है अपने पास वंशा। वंशा ये किसके लिए यूज होता था, तो वंश की बात करते हैं तो ये अपने पास लाइनेज के लिए यूज होता था। तो ये 1 मार्क्स में आता है। क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डज द संस्कृत वर्ड कुला डिफाइन, और उसके बाद ऑप्शन होगा जैसे कि अपने पास नेबर्स, फैमिलीज, डिटीज या फिर अपने पास लाइनेज। तो आपको यहाँ से बताना पड़ेगा ये कुल जो है फैमिली के लिए या जनाती के लिए होता था और वंश जो होता था वो लाइनेज के लिए होता था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो ओरिजिनल स्टोरी है अपने जैसे कि महाभारत, तो आपसे पूछेगा कि ये जो महाभारत है समझिएगा, ठीक है, ये महाभारत में टोटल इनिशियली जब ये लिखा गया था तो इनिशियली इसमें टोटल कितने अपने पास वर्सेस थे। तो महाभारत देखिए जब ओरिजिनली लिखा गया है तो इसमें टोटल अपने पास क्या है 10,000 वर्सेस है, समझिए। और ये 10,000 वर्सेस जो है ये कौन से लैंग्वेज में है, ये सारे के सारे जो है संस्कृत लैंग्वेज में है। ये सारा का सारा संस्कृत लैंग्वेज में है। ओरिजिनली इसे कंपाइल करने वाले जो ऋषि है उनका नाम पता है आपको, वेद व्यास है, जो इसे ओरिजिनली क्या करते हैं लिखते हैं। उसके अलावा आपको याद रखना है कि इसे कंपाइल करने का काम जो किया गया था, इसे पूरा का पूरा कंपाइल करने का काम किया गया था, वो किया गया था वीएस सुक्तंकर जी के द्वारा। वीएस सुक्तंकर, ये नाम याद रखिएगा। तो इसे कंपाइल करने का काम वीएस सुक्तंकर जी ने किया है। वीएस सुक्तंकर जी और उनकी पूरी टीम थी जिन्हें 47 ईयर्स का टाइम पीरियड लगा था, इन्हें 47 साल लगा था, ठीक है, इसे कंपाइल करने में। और जनरली इसका जो टाइम पीरियड है जो ये स्टार्ट होता है ये 1919 से स्टार्ट होता है और जनरली 47 साल बाद जाके ये क्या होता है पूरा का पूरा कंपाइल होता है। कंपाइल होने के बाद इसके जो वर्सेज हैं वो मोर देन 1 लाख हो जाते हैं। ये मोर देन 1 लाख हो जाता है, समझिएगा। और अराउंड जो है 13,000 से ज्यादा पेजेस में ये महाभारत पूरा का पूरा वो लिखा जाता है। 13,000 से ज्यादा यहाँ पे क्या है पेजेस है। तो ये वाला पॉइंट 1 मार्क्स में आप याद रखिएगा। इसके अलावा 1 मार्क्स में जो है इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के रूप में बता देता हूँ। इससे 1 मार्क्स में और पूछा जाता है, जैसे कि एकलव्य के बारे में पूछा जाएगा कि एकलव्य जो है समझिएगा, तो ये एकलव्य जो है ये कौन सी कम्युनिटी से या कौन से जाति से बिलोंग करता था ये पूछा जाएगा। तो एकलव्य जो है वो निषाद था, याद रखिएगा, ये निषादा कम्युनिटी से बिलोंग करता था। और निषाद कौन होते थे, तो ये फॉरेस्ट डेवलपर्स थे। निषाद कौन थे, ये फॉरेस्ट डेवलपर्स होते थे। ये फॉरेस्ट डेवलपर्स या फिर एक हंटिंग कम्युनिटी, फॉरेस्ट डेवलपर्स या हंटिंग कम्युनिटी होती थी, कौन सा अपने पास निषाद। उसके अलावा मैं आगे आता हूं तो इसके अच्छा यहाँ देखिएगा, ये महाभारत जो है ये स्टोरी है अपने पास किसके बीच, किनके किनके बीच लड़ाई की स्टोरी है महाभारत। तो जनरली मैं बताऊं ये जो महाभारत है समझिएगा, ये अपने पास दो भाइयों की, दो कजन्स के बीच लड़ाई की कहानी है। एक है अपने पास कौरवास और दूसरे है अपने पास पांडवास। इन दोनों के बीच के लड़ाई की ये पांडवास, इन दोनों के बीच की कहानी है, ठीक है, याद रखिए। कौरवास के बारे में आपसे पूछा जाता है तो कौरवास के बारे में बताइएगा कि दे वर द सन ऑफ गंधारी, दे वर द सन ऑफ गंधारी एंड धृतराष्ट्र, एंड धृतराष्ट्र। अच्छा नेक्स्ट पूछा जाएगा आपसे, ये तो हो गया अपने पास गंधारी और धृतराष्ट्र के सन थे। आगे जो है आपसे पूछा जाएगा पांडव के बारे में, तो इनके बारे में बताइए कि ये किनके, ये कुंती और पांडु के पुत्र है, ये कुंती और पांडु के पुत्र हैं। तो ये दोनों जो है ये स्टोरी के रूप में आपसे पूछा जाए, ठीक है, याद रखिए। अच्छा उसके बाद आपसे पूछा जाए कौरव और पांडव के जो है टीचर का नाम, तो याद रखिए द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य जो है ये कौन है, ये टीचर है अपने पास जो कौरव और पांडव के हैं। अच्छा ये वही टीचर है जिन्होंने एकलव्य को पढ़ाने से मना कर दिया था, क्योंकि एकलव्य जो है उस समय क्या था कि ये समझिए फॉरेस्ट डेवलपर कम्युनिटी से, निषाद कम्युनिटी से बिलोंग कर रहा था। और निषाद कम्युनिटी उस समय क्या था कि जो भी बंदे अनटचेबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे उनको एजुकेशन गेन करने का अधिकार नहीं था। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट जो है 1 मार्क्स में जो बन सकता है वो आप यहाँ से कर लीजिएगा। उसके अलावा थोड़ा सा हम आते हैं आगे बढ़ते हैं और कुछ 1 मार्क्स हम आपको बताते हैं। देखिए जैसे कि आपसे पूछा जाए यहाँ पे, ठीक है, कि आप ये बताइए जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी थी वो कौन थी, ठीक है, याद रखिए। तो जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटी थी वो कौन थी बाबू, वो अपने पास निषाद थी, ये यहीं से बता दीजिएगा। अच्छा एक और अपने पास क्या है कि एक और अपने पास चाइनीज बुद्धिस्ट ट्रेवलर है, एक मॉन्क है, उसका नाम है फाहियान, उसका नाम है फाहियान। तो फाहियान के बारे में आपसे पूछा जाएगा
कि फाहियान जो है भारत में किन के बारे में लिखता है, तो ये भारत में जो है अनटचेबल्स के बारे में बताता है। ये किन के बारे में? अनटचेबल्स के बारे में बताता है। और अनटचेबल्स को यहाँ पे क्या मलेच्छ भी बोला गया है, समझिएगा। और इन्हें अनटचेबल को जो है दूसरा नाम से यहाँ पे चंडाल्स बोला गया है, ठीक है। इन्हें क्या बोला गया है? चंडाल्स बोला गया है। तो ये वाला 1 मार्क्स में बन सकता है, इसे कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है आगे हम देखते हैं महिलाओं के पास जो अपना प्रॉपर्टी होता था, महिलाओं के पास जो शादी के समय उन्हें जो गिफ्ट वगैरह मिलते थे, उसे हम स्त्री धन बोलते थे। ये वाला पॉइंट, उसे स्त्री धन बोलते थे, याद रखिए। स्त्री धन क्या होता था? तो महिलाओं के शादी के समय जो उनके पेरेंट्स जो उनको गिफ्ट देते थे, उन्हें हम स्त्री धन बोलते थे। इसे आप वोमेन्स वेल्थ बोलिए, इसे हम वोमेन्स वेल्थ भी बोलते थे। उसके अलावा जो है याद रखिएगा, अपने पास टाइप्स ऑफ मैरिज में आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए इंडोगैमी क्या होता था और एक्सोगैमी क्या होती थी। तो इंडोगैमी का मतलब होता है मैरिज विद इन द यूनिट। अगर आप अपने यूनिट में ही शादी करते हैं तो विद इन द यूनिट जो होता था अपने पास मैरिज, उसे हम क्या बोलते थे? इंडोगैमी। और आउटसाइड द अपने पास यूनिट जो शादी होता था उसे हम बोलते थे एक्सोगैमी। याद रखिएगा, आउटसाइड जो शादी होता था उसे क्या बोलते थे हम? एक्सोगैमी। ये आउटसाइड द यूनिट होता था, आउटसाइड द यूनिट मतलब अपने क्लैन से बाहर निकल के शादी करना जो है एक्सोगैमी। ये काफी अच्छा था फॉर्म ऑफ मैरिजेस में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके अलावा इसी में जो है आपसे पूछा जाए, जैसे कि देखिएगा अभी लेसन 4 में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जो है बुद्धिज्म के बारे में, तो वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, ये तीनों बुक है, याद रखिएगा। ये कौन से रिलीजन से रिलेटेड है? सूत पिटक हो गया, या फिर विनय पिटक हो गया, या फिर अभिधम पिटक हो गया। तो ये तीनों बुक के बारे में याद रखिए। ये तीनों बुक जो है वो किससे रिलेटेड है बाबू? ये तीनों जो है वो बुद्धिज्म से रिलेटेड है। ये तीनों किससे रिलेटेड है? ये बुद्धिज्म से रिलेटेड है। और इसमें थोड़ा सा और आगे क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे क्वेश्चंस बनेगा। एक क्वेश्चन है अपने पास पुराना रुरु के बारे में। देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि पुराना रुरु जो है, पुराना रुरु, तो ये पुराना रुरु जो है समझिएगा, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि इट इज अ कंपोजिशन ऑफ ओमेन्स, सॉरी कंपोजिशन ऑफ पोएम्स, ये जो है अपने पास कौन से लिटरेचर का पार्ट है? तो पुराना रुरु जो है याद रखिएगा तमिल संगम लिटरेचर का पार्ट है, तमिल संगम लिटरेचर का पार्ट है पुराना रुरु, याद रहेगा। तमिल संगम लिटरेचर का पार्ट हो गया ये। थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं हल्का सा। अब यहाँ देखिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा, तो आपसे पूछा जाएगा कि महाभारत जो है समझिएगा, ठीक है, ये महाभारत देखिए ओरिजिनली कंपोज जो है महाभारत वो भाट के द्वारा किया गया है, ठीक है, याद रखिए। वो किनके द्वारा? वो भाट, जिन्हें हम सुताज भी बोले हैं। तो ओरिजिनली महाभारत जो है वो सुताज के द्वारा कंपोज है, भाट के द्वारा कंपोज है, समझिएगा। ये कौन होते थे? ये चैरियोट्स होते थे, समझिए, ये चैरियोटर्स थे, समझिए, जो क्या होते थे कि बैटल फील्ड में क्षत्रिय वॉरियर्स के साथ जाते थे और उनकी कहानी को लिखते थे। जो रथ चलाने वाले सारथी होते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल वो थे, समझिए। थोड़ा आगे आएंगे तो हस्तिनापुर के बारे में याद रखिएगा। जो हस्तिनापुर है ये क्या थी? कैपिटल सिटी थी। देखिए ये अपने पास पांडव या कौरव जो है ये कुरु डायनेस्टी के हैं। इनका जो डायनेस्टी है ये है कुरु डायनेस्टी, समझिए। और कुरु डायनेस्टी की कैपिटल सिटी जो थी वो थी हस्तिनापुर। कुरु डायनेस्टी की कैपिटल सिटी कहाँ थी? हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर के बारे में याद रखिए, हस्तिनापुर को एक्सकैवेट करने वाले पर्सन जो है, इसका एक्सकैवेशन किसने किया है? तो इसका एक्सकेवेशन जो है याद रखिए बीबी लाल ने किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका एक्सकेवेशन जो है बीबी लाल ने किया है। और ये टाइम पीरियड आपसे पूछा जाए तो टाइम पीरियड बताइए 1951 से 52, 1951 से 52, ठीक है। ये वो टाइम पीरियड है जब हस्तिनापुर को क्या किया गया है? एक्सकेवेट किया गया है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा। उसके अलावा जो है आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि नैरेटिव और डिडैक्टिक में आपसे पूछा जाता है, जैसे कि द वर्ड डिडैक्टिक मीन्स, कि डिडैक्टिक का मतलब क्या होगा? तो देखिए महाभारत जो है अपने पास दो फॉर्म में लिखा गया है, डिडैक्टिक और नैरेटिव। नैरेटिव का मतलब होता है सीधा कहानी को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। और यहाँ पे डिडैक्टिक का मतलब होता है एक ऐसा चीज जो किसी चीज की तरफ इंस्ट्रक्ट कर रही हो, समझिएगा। तो समथिंग दैट इज मेंट फॉर ये पर्पज ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसका मेन पर्पस क्या होता है बाबू? वो आपको इंस्ट्रक्ट करता है, समझिएगा। तो पर्पस ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे बताइएगा। ये हो गया डिडैक्टिक। और नैरेटिव जो है याद रखिए, जो अपने पास स्टोरी के फॉर्म में बताई जाती है वो नैरेटिव वाला हो जाता है। अच्छा, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, इसमें एक क्वेश्चन और देख लेंगे, एक क्वेश्चन देखेंगे अपने पास, समझिए। यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कुंती ओ निषादी। एक अपने पास क्या है कि एक शॉर्ट स्टोरी है, समझिएगा, कुंती ओ निषादी, कुंती ओ निषादी। तो कुंती और निषादी के बारे में पूछा जाए तो ये पूछा जाए कुंती और निषादी जो अपने पास शॉर्ट स्टोरी है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप यहाँ पे नाम बताइएगा, महाश्वेता देवी। नाम क्या है इनका? महाश्वेता देवी।
तो महाश्वेता देवी के द्वारा जो है क्या लिखा गया है, कुंती व निषादी लिखा गया है, महाश्वेता देवी। ये नाम आपको याद रहेगा, आराम से पॉसिबल है, छोटा सा ये नाम है, आराम से आपको याद रहेगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए 1 मार्क्स में जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं उसमें थोड़ा सा देखिएगा आपसे ना, यहाँ पे एक पेंटिंग वगैरह स्कल्पचर देगा, कुछ स्कल्पचर देंगे और उससे पूछा जाएगा कि ये स्कल्पचर जो है, ये स्कल्पचर, कुछ स्कल्पचर्स दिए जाएंगे यहाँ पे 1 मार्क्स में, और उस स्कल्पचर से रिलेटेड जो है वो पूछ लिया जाएगा कि ये कौन से आर्ट का पार्ट है या फिर ये कहाँ से मिला है। जैसे मथुरा से हमें एक जो स्कल्पचर मिला है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी मैं जो सेकेंड लेक्चर अपना दूंगा, ठीक है, स्कल्पचर वाला, उसमें मैं पूरा का पूरा जो है इमेजेस वगैरह आपका एक साथ करवा के आपको बता दूंगा। तो देखिए 1 मार्क्स के जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते थे इससे, हमने वो 1 मार्क्स के सारे पॉसिबल क्वेश्चंस बता दिए हैं। कुंती व निषादी बता दिया, डिडैक्टिक का मतलब बता दिया, उसके अलावा याद रखिए ओरिजिनल स्टोरी जो है भाट या चारण से या फिर सुताज के द्वारा कलेक्ट किया गया है, ये बता दिए। इंडोगैमी एक्सोगैमी याद रखिएगा। उसके अलावा जो है अपने पास जैसे कि स्त्री धन क्या होता था, जो वुमेन्स वेल्थ होता था, शादी के समय जो महिलाओं को मिलने वाला जो राशि होता है। उसके अलावा जो है याद रखिए कौन सा ऐसा चाइनीज पिलग्रिम, यहाँ पे कौन सा ऐसा चाइनीज बुद्धिस्ट राइटर है जिसने बताया है अपने पास अनटचेबल्स के बारे में, तो फाहियान हो गया वो। उसके अलावा याद रखिए महाभारत जो है ओरिजिनली कितने वर्सेस थे, तो 10,000 वर्सेस हो गए। संस्कृत लैंग्वेज हो गया समझिए। उसके अलावा याद रखिए वेद व्यास जो है इसे लिखे हैं। कंपाइल करने का काम वी एस सुक्तंकर ने किया है। 47 ईयर्स का टाइम पीरियड लगता है। 1990 से इनका कंप्लीशन जो है स्टार्ट होता है, इनके साथ पूरी टीम होती है। उसके अलावा कुल जो है वो फैमिली के लिए होता है या जनाती के लिए होता है। जो वंश होता है ये याद रखिए, वंश जो होता है अपने पास किसके लिए होता है, तो लाइनेज के लिए यूज होता है। उसके अलावा जो है याद रखिए ये महाभारत के बारे में हम थोड़ा सा बता दिए। महाभारत जो है ये स्टोरी है कौरवाज और पांडवाज के बीच की, समझिए। कौरवाज जो थे सन ऑफ गंधारी थे, ये इंपॉर्टेंट है। और धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र जो है ब्लाइंड था, याद रखिए ये अंधा था। बड़ा भाई यही था, छोटा भाई पांडु था, समझिए। और उसके बाद पांडव जो है ये कुंती और पांडु के पुत्र हैं। पांडु छोटा था, बड़ा भाई धृतराष्ट्र था, ये अंधा था, फिर भी राजा किसको बना दिया जाता है, तब पांडु को बना दिया जाता है, समझिए। पांडु राजा बन जाता है, लेकिन इसकी मृत्यु काफी कम समय में हो जाती है, तो फिर से धृतराष्ट्र को राजा बना दिया जाता है। जैसे धृतराष्ट्र राजा बनता है, समझिए, तो धृतराष्ट्र का सबसे बड़ा बेटा जो है, समझिए, दुर्योधन उसका नाम है, क्या है, दुर्योधन है, ठीक है। अच्छा, और बाकी इधर जो है अपने पास इसे इधर पूरे पांचों पांडव है, समझिए। तो उस समय छोटे छोटे थे सारे के सारे, तो धृतराष्ट्र को राजा बना दिया गया। तो अब राजा बनने के बाद धृतराष्ट्र के जो बच्चे हैं वो बोलते हैं दुर्योधन कि मैं राजा बनूंगा, और इधर ये जो अपने पास पांडव है पांचों, वो बोलते हैं कि मैं राजा बनूंगा, और इसी के कारण जो है पूरा का पूरा महाभारत स्टार्ट होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। पुराना रुडू के बारे में याद रखिएगा। पुराना रुडू जो है एक अपने पास क्या है बाबू, शॉर्ट स्टोरी बुक है। एक्चुअली ये पोएम का कंपोजिशन है, इट इज अ कंपोजिशन ऑफ पोएम, याद रखिएगा। और ये पुराना रुडू के बारे में याद रखिएगा, ये जो है तमिल संगम लिटरेचर का पार्ट है। तो ये सब 1 मार्क्स वाले जो पॉसिबल क्वेश्चंस है वो मैंने बता दिए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आप देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले जो है फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं। ये है अपने पास, ये फर्स्ट वाला जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये है अपने पास कि आप ये बताइए, डिस्कस वेदर द महाभारत वुड हैव बीन अ वर्क ऑफ सिंगल ऑथर। क्या महाभारत जो इतनी बड़ी कहानी है, क्या ये सिंगल ऑथर के द्वारा लिखी गई है? ये आपसे पूछा जाएगा कि वेदर द महाभारत कुड हैव बीन द वर्क ऑफ अ सिंगल ऑथर, क्या ये महाभारत सिंगल ऑथर का स्टोरी है? आप इसका आंसर दीजिएगा। सबसे पहले देखिएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल ऑथर टू कंपोज द इंटायर महाभारत। किसी भी सिंगल ऑथर के लिए ये पूरा महाभारत कंपोज कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा अगर इसके कंपोजिशन का टाइम पीरियड देखें तो वो जनरली 500 बीसी से लेके 100 सी के टाइम पीरियड के बीच का है। It was composed between 500 BCE to 100 CE, and as a result many episodes have been incorporated in it from time to time। और समय समय पे इसमें बहुत सारे एपिसोड्स को क्या किए गए हैं, ऐड किए गए हैं, समझिए। दूसरा पॉइंट इसमें लिखिएगा कि द ओरिजिनल स्टोरी ऑफ महाभारत वाज रिटन बाय भाट या सारथी। जो ओरिजिनल स्टोरी है भाट या सारथी के द्वारा लिखा गया है, समझिएगा, जिन्हें हम सुताज के नाम से भी जानते थे। ये लोग करते क्या थे, तो दे अकम्पनाइड क्षत्रिय वॉरियर्स टू द बैटलफील्ड। ये बैटलफील्ड में जो है अपने पास जो भी क्षत्रिय राजा लोग होते थे उनके साथ जाते थे, एंड कंपोज पोएम टू सेलिब्रेट देयर विक्ट्रीज, समझिएगा। और उनकी जो जीत है उसको सेलिब्रेट करने के लिए बहुत सारा पोएम लिखते थे, समझिए। और ये सब पोएम उस समय ओरली सर्कुलेट होता था। ये सब जो है उस समय क्या होता था, ओरली जो है वो सर्कुलेट होता था। जैसे कि ये लोग आते थे अपने पास, ये सारथी होते थे, ये जो अपने पास भाट होते थे ये सारथी होते थे। तो ये जनरली बैटलफील्ड में राजा के साथ जाते थे, और उसके बाद आने के बाद बताते थे कि मेरे राजा एक बार में तीर चलाए, 50 बंदे मार गए। मतलब उनके विक्ट्री का जो है एकदम पोएम जो है उसके लिए ये ओरली स्प्रेड करते थे।
थर्ड पॉइंट बताइएगा कि 5th सेंचुरी बीसीई में ब्राह्मण्स लोगों ने क्या किया, इस स्टोरी को ले लिया और उसे लिखना चालू कर दिया। समझिएगा, फ्रॉम 5th सेंचुरी बीसीई ब्राह्मण टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगेन टू राइट इन द फॉर्म ऑफ एन एपिक, और इसे एक महाकाव्य के रूप में लिखना इन्होंने चालू कर दिया। एंड द स्टोरी मूव्ड अराउंड द कुरु, और ये पूरा का पूरा कहानी जो है सिर्फ कुरु डायनेस्टी के अराउंड जो है मूव करना चालू हो जाता है। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखिए पहले कुरु और पंचाल ये सब जो है, देखिए कुरु वो जगह है जहां पे अपने पास कौरवाज और पांडवाज हैं, और जो पंचाल है समझिए जहां से अपने पास पंचाली आई थी, पंचाली जिसका दूसरा नाम क्या है बाबू, द्रौपदी। पंचाली जिसका दूसरा नाम क्या है, द्रौपदी। द्रौपदी जो है याद रखिए यहाँ पे क्या है, ये कॉमन वाइफ है द्रौपदी, किसकी, पांडव की। तो याद रखिए अपने पास जो है जब कुरु और पंचाल स्टार्टिंग में, याद रखिए ये सब एक चिफडम था, मतलब ट्राइबल ग्रुप था समझिए। बाद में धीरे धीरे जैसे ये किंगडम बन गया, धीरे धीरे एक बहुत बड़ा अंपायर बन गया, तो इन लोगों ने जब अपना कुरु और पंचाल जो है एक चिफडम से किंगडम बन गया, तब इन लोगों ने जो है ना हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना चालू कर दिया और सबको एक सिस्टमैटिक वे में प्रिजर्व करना चालू कर दिया था। समझिएगा, और जितने भी पुराने सोशल वैल्यूज थे उन सारे पुराने सोशल वैल्यूज को, ओल्ड सोशल वैल्यूज को उन लोगों ने नए नए नॉर्म्स और नए नए वैल्यूज से क्या कर दिया, बदल दिया। अगर मैं एंशिएंट टाइम की बात करूं, समझिए महाभारत से पहले तक की मैं बात करूं, तो हमारी जो इंडियन सोसाइटी है वो क्या थी, मैट्रियार्कल सोसाइटी है। मैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब क्या है कि मातृसत्तात्मक समाज है, जहाँ पे जो है याद रखिए यहाँ पे महिलाओं को जो है काफी इंपॉर्टेंट रोल दिया गया था। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ समझिए 500 बीसी के आसपास, तो हमारी सोसाइटी जो है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी होनी चालू हो जाती है, और हमारे सोसाइटी का नेचर जो है वो पैट्रियार्कल हो जाता है। हमारी सोसाइटी का नेचर पैट्रियार्कल हो जाता है, और जैसे पैट्रियार्कल सोसाइटी हो जाती है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी हो जाती है, तो महिलाओं का अधिकार जो है वो क्या हो जाता है, छीन लिया जाता है। तो आपको तीसरा यहाँ पे चौथा पॉइंट बताना है कि जब हमारा कुरु और पंचाल जो है याद रखिएगा क्या बन जाता है, एक किंगडम बन जाता है। जैसे ही हमारा कुरु और पंचाल जो है किंगडम बन जाता है चिफडम से, तो इन लोगों ने क्या किया बाबू, हिस्ट्री को रिकॉर्ड करना चालू कर दिया एंड प्रिजर्व करना चालू कर दिया इन अ सिस्टमैटिक मैनर या इन अ सिस्टमैटिक वे, एंड द ओल्ड सोशल वैल्यूज वर रिप्लेस्ड बाय न्यू नॉर्म्स। तो ये वाला अपने पास फोर्थ पॉइंट हो गया कि व्हेन कुरु एंड पंचाल अटेन किंगडम फ्रॉम चिफडम, दे स्टार्टेड टू रिकॉर्ड देयर हिस्ट्री and preserved in a systematic way, and old social values were replaced by new norms. आगे फिफ्थ पॉइंट बताइएगा, अनदर फेज इन द कंपोजिशन ऑफ महाभारत स्टार्टेड बिटवीन 200 BCE टू 200 CE। अगर मैं दूसरे फेज की बात करूं तो वो फेज अपने पास 200 BC से 200 CE के बीच का आता है। ये देखिए 200 BCE से लेके 200 CE तक का जो है ये दूसरा फेज है। ये वो फेज है जब भगवान विष्णु का पूजा जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था। लॉर्ड विष्णु का जो है पूजा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था पूरे भारत में समझिए, और इसी समय जो है अपने पास विष्णु जी के एक अवतार आते हैं, इन्हीं के एक इनकारनेशन आते हैं, इनके एक इनकारनेशन है या फिर अवतार है समझिए, उनका नाम है अपने पास लॉर्ड श्री कृष्ण। समझिएगा, भगवान श्री कृष्ण जो है इनके अवतार आते हैं समझिए, और इनका पूजा जो है मथुरा वाले रीजन में काफी ज्यादा क्या हो जाता है बाबू, इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो यूपी का मथुरा वाला रीजन है यहाँ पे इनका पूजा वगैरह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 200 BCE से लेकर 200 CE तक क्या किया जाता है कि लॉर्ड विष्णु के इनकारनेशन, उस समय तक लॉर्ड विष्णु का पूजा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी समय भगवान श्री कृष्ण को लॉर्ड विष्णु के अवतार के रूप में देख लिया जाता है, और इनको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में महाभारत के अंदर क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो आपको इसके कंपोजिशन में एक पॉइंट ये भी लिखना है कि अनदर फेज इन द डिडक्टिक कंपोजिशन ऑफ महाभारत started between 200 BCE to 200 CE, and this time worship of Vishnu was becoming important। इस समय भगवान विष्णु की पूजा जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही थी, एंड कृष्णा कॉमा द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु बिकेम एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द महाभारत, और जो अपने पास भगवान श्री कृष्ण है उनको एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में महाभारत के अंदर क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। और लास्ट पॉइंट लिखेंगे कि 200 CE से लेके 400 CE तक बहुत सारे डिडक्टिक सेक्शन जो है इसमें ऐड कर दिए जाते हैं। इसमें बहुत सारे डिडक्टिक सेक्शन जो जनरली मैनुस्क्रिप्ट से मनुस्मृति से लिया गया था उसे इसके अंदर ऐड कर दिया जाता है समझिएगा। और धीरे धीरे देखते देखते जो महाभारत ओरिजिनली सिर्फ 10,000 वर्सेज में था, ये बढ़ के मोर देन 1 लाख वर्सेज में हो जाता है और 13,000 पेजेस का हो जाता है। तो आप यहां से क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर देखिए, एकदम परफेक्ट आंसर है। डिस्कस वेदर द महाभारत वुड हैव बीन द वर्क ऑफ सिंगल ऑथर। क्या महाभारत जो है सिंगल ऑथर का स्टोरी है? तो आप यहां से बताइएगा कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अ सिंगल ऑथर टू कंपोज द एंटायर महाभारत। किसी भी सिंगल ऑथर के लिए पूरा महाभारत कंपोज करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका टाइम पीरियड 500 BCE से लेके 100 CE तक है, और एज अ रिजल्ट मेनी एपिसोड हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड इन इट फ्रॉम टाइम टू टाइम, और समय समय पे इसमें बहुत सारे एपिसोड्स को क्या किया गया है, ऐड किया गया है। सेकेंड पॉइंट बताइएगा कि जो ओरिजिनल
ओरिजिनल स्टोरी है महाभारत की वो भाट या सारथी के द्वारा लिखा गया है, जिन्हें सुताज बोलते थे। ये लोग क्षत्रिय राजाओं के साथ जो है बैटलफील्ड में जाते थे और उनके विक्ट्री का कहानी जो है वो क्या करते थे बाबू, कंपोज करते थे, पोएम जो है कंपोज करते थे और ओरली ट्रांसलेट करते थे, समझिए, मतलब ओरली सुनाते थे। थर्ड पॉइंट लिखिएगा, 5th सेंचुरी बीसी में ब्राह्मण्स लोगों ने क्या किया, ये जो ओरली ट्रांसमिट होने वाला स्टोरी था या पोएम था, इसे इन लोगों ने कलेक्ट करना चालू कर दिया और इसे एपिक के फॉर्म में लिखना चालू कर दिया और पूरा का पूरा स्टोरी जो है वो कुरु डायनेस्टी के अराउंड ही मूव करता था। तो फ्रॉम 5th सेंचुरी बीसी द ब्राह्मण टुक ओवर द स्टोरी एंड बिगेन टू राइट इन द फॉर्म ऑफ एन एपिक एंड द स्टोरी मूव्ड अराउंड द कुरु डायनेस्टी। आगे देखिएगा, फोर्थ पॉइंट लिखिएगा, When कुरु एंड पंचाल अटेन किंगडम फ्रॉम चिफडम, जब अपना कुरु और पंचाल जो है वो चिफडम से किंगडम बन जाता है, दे स्टार्टेड टू रिकॉर्ड देयर हिस्ट्री, उन लोगों ने अपने इतिहास को जो है रिकॉर्ड करना चालू कर दिया, एंड प्रिजर्व इन अ सिस्टमैटिक वे, एंड ओल्ड सोशल वैल्यूज वर रिप्लेस्ड बाय न्यू नॉर्म्स, और जो पुराने सोशल वैल्यूज थे उसे नए नियमों से बदल दिए गए, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मनुस्मृति है, समझिएगा। उसके बाद इसमें 5th पॉइंट लिखिएगा, अनदर फेज इन द कंपोजिशन ऑफ महाभारत स्टार्टेड बिटवीन 200 BCE टू 200 CE एंड दिस टाइम वर्शिप ऑफ लॉर्ड विष्णु वाज बिकमिंग इंपॉर्टेंट एंड कृष्णा द अवतार ऑफ लॉर्ड विष्णु बिकम एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन द महाभारत, और उस समय जो है भगवान श्री कृष्ण जो अपने पास विष्णु जी के इंपॉर्टेंट अवतार थे उनको महाभारत के अंदर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर के रूप में ऐड कर दिया जाता है। और उसके बाद लिखिए बिटवीन 200 CE टू 400 CE मेनी डिटेक्टिव स्टोरीज या फिर मेनी डिटेक्टिव सेक्शंस वर एडेड इनटू द महाभारत, और उसके बाद 200 CE से 400 CE तक की बात करें तो इसमें बहुत सारे डिटेक्टिव सेक्शन को महाभारत के अंदर ऐड कर दिया जाता है, और ये महाभारत जो है ओरिजिनली जो सिर्फ 10,000 वर्सेज में था वो बढ़ के जो है 1 लाख वर्सेज में हो जाता है और 13,000 पेजेस में हो जाता है। क्वेश्चन 1 काफी सिंपल है, आराम से कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ये भी अपने पास इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन में क्या क्या आता है अपने पास, आइडियल ऑफ पैटर्नलिटी और इसके साथ साथ जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अच्छा, एक चीज और इसमें आएगा, वो अपने पास आएगा क्या चीज, ये वोमेन इक्वेलिटी या जेंडर इनइक्वेलिटी, याद रखिए, जेंडर इनइक्वेलिटी, जेंडर इनइक्वेलिटी आएगा, समझिएगा। तो जेंडर इनइक्वेलिटी भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा इसके अंदर। मैं अभी तीनों आपको बता देता हूं। सबसे पहले आइडियल ऑफ पैटर्नलिटी के साथ साथ जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी देखिए, कब, 6th सेंचुरी BCE से लेकर 6th सेंचुरी CE तक का। 6th सेंचुरी BCE से लेकर 6th सेंचुरी CE तक जो हमारे सोसाइटी में होने वाला जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी था या आइडियल ऑफ पैटर्नलिटी था, उसे एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है। या फिर आपसे पूछा जाएगा एंशिएंट इंडिया, यहाँ पे ये ना लिख के एंशिएंट इंडिया लिख दे, तो याद रखिएगा आपको आंसर यही लिखना है। एंशिएंट इंडिया बोल दिया, 6th सेंचुरी BCE से लेकर 6th सेंचुरी CE तक पूछते, आंसर क्या लिखना है, सबसे पहले पैटर्नलिटी के बारे में लिखना है। पैटर्नलिटी होता क्या है, याद रखिएगा, पैटर्नलिटी का मतलब है क्या चीज बाबू, अपने फादर से बेटा के पास और बेटा से उसके बेटा के पास जो है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना। तो पैटर्नलिटी मींस ट्रेसिंग डिसेंट फ्रॉम फादर टू सन, ग्रैंडसन एंड सो ऑन, मतलब क्या है, फादर से बेटा के पास, बेटा से उसके बेटा के पास, और ऐसे ही आगे की तरफ चलते जाना जो है अपने पास डिसेंट्स का, वो क्या कहलाता है अपने पास, पैटर्नलिटी कहलाता है। अब यहाँ पे हम एक नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे, क्या चीज, यहाँ पे हम लिखेंगे जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी। अब देखिए जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी, तो सबसे पहले जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी में आप ये लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल द सन आफ्टर द डेथ ऑफ देयर पेरेंट, आफ्टर द डेथ ऑफ देयर पेरेंट्स। याद रहेगा, ये सिंपल सा है। मनुस्मृति क्या बताता है, मनुस्मृति बताता है कि जो अपने पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है वो जनरली क्या होता है कि बच्चों के में अंदर पेरेंट्स के मरने के बाद बच्चों में जो है इक्वली डिवाइड हो जाता है, और जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसे थोड़ा सबसे ज्यादा शेयर मिलता है, समझिएगा। एंड द एल्डेस्ट सन शुड बी गिवन स्पेशल शेयर, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्पेशल शेयर। ये हो गया अपने पास, जो सबसे बड़ा बेटा होगा उसे क्या देंगे बाबू, एक स्पेशल शेयर देंगे, याद रखिएगा। ये अपने पास मनुस्मृति के अनुसार हो गया। दूसरा पॉइंट इसी में बताइएगा, जो वोमेन है, जो महिलाएं हैं, तो यहाँ लिखिएगा वोमेन कुड नॉट डिमांड देयर शेयर इन दिस एंसेस्ट्रल रिसोर्सेज। ये जो अपने पास एंसेस्ट्रल रिसोर्सेज है, इसके अंदर महिलाएं जो है किसी भी रूप में जो है अपना जो शेयर है वो डिमांड नहीं कर सकती है, बट दे हैड राइट ओवर द गिफ्ट्स। इनका जो अधिकार है वो किसके ऊपर है बाबू, वो गिफ्ट्स जो इनको इनके शादी के समय मिलता था, द गिफ्ट्स गिवन टू देम एट द टाइम ऑफ देयर
मैरिजेस बाय हर फादर, हर ब्रदर्स, रिलेटिव्स, या देखिए जो उनके भाई, पापा या फिर रिलेटिव्स के द्वारा जो दिया जाता था। और इसे हम क्या बोलते थे, इसे हम स्त्री धन बोलते थे, समझिएगा। इसे हम स्त्री धन के रूप में जानते थे। एंड दिस कुड बी इनहेरिटेड बाय हर चिल्ड्रन, और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो अपने पास महिलाओं के पास जो रिसोर्स मिलते थे शादी के समय, वो उनके बच्चे का होता था। दिस देयर हस्बैंड हैड नो राइट ओवर दिस वेल्थ, और इसके ऊपर जो है उसके हस्बैंड का कोई अधिकार नहीं होता था। तो जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी में सेकंड पॉइंट हो गया कि महिलाओं का जो, याद रखिए, महिलाओं का जो अधिकार था एंसेस्ट्रल रिसोर्सेज के ऊपर बिल्कुल नहीं होता था। शादी के समय उन्हें कुछ गिफ्ट्स मिलते थे फादर या ब्रदर या रिलेटिव्स की तरफ से, इसे हम स्त्री धन बोलते थे। इस स्त्री धन पे उस महिलाओं के बच्चों का अधिकार होता था, उसके हस्बैंड का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था। कुछ एविडेंसेस हमें ये बताते हैं कि जो अपने पास अपर क्लास की महिलाएं थी, उनका रिसोर्सेज के ऊपर अधिकार था, लेकिन जो है ना वो उन्हीं के पहुंच तक था, कुछ ही रिसोर्सेज के ऊपर उनका पहुंच था। जबकि लैंड हो गया, एनिमल्स हो गया या वेल्थ हो गया, ये जनरली याद रखिए मेल मेंबर ऑफ द जो अपने पास फैमिली होते थे उन्हीं के कंट्रोल में ये रहता था, समझिएगा। अच्छा, ये जनरली याद रखिए, ये जो है अपने पास सबसे बड़ा कारण है, बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस टू रिसोर्सेज सोशल डिफरेंसेस अमंग मेन एंड वुमेन वर हायर, समझिएगा। और यही एक्सेस टू रिसोर्स के कारण जो है अपने पास क्या था बाबू, उस समय जो सोशल डिफरेंसेस था महिला और पुरुष में, वो काफी हायर था। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट है जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी। इसमें बताइएगा सबसे पहले क्या चीज, कि मनुस्मृति हमें बताता है कि जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है पेरेंट्स के बाद जो है वो क्या होता है कि बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पेरेंट्स की डेथ के बाद, और जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसे थोड़ा स्पेशल शेयर मिलता है, क्योंकि पूरा का पूरा लायबिलिटी जो है फादर का वो बड़े बेटे के पास आ जाती थी। दूसरा पॉइंट बताइएगा कि महिलाएं जो होती हैं इस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर जो है अपना डिमांड नहीं कर सकती थी, क्योंकि इनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था। उनके पास अगर कुछ राइट्स होता था तो उनको जो शादी के समय जो गिफ्ट मिलता था उनके फादर, ब्रदर या फिर रिलेटिव्स के द्वारा, जिसे हम स्त्री धन बोलते थे, उसी के ऊपर उसका अधिकार होता था, समझिए। और ये जो स्त्री धन होता था वो जो है वो महिलाओं से जो है उनके बच्चों के पास जाता था, उसके हस्बैंड का उनके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था। आगे देखिएगा, कुछ एविडेंस हमें बताता है कि जो अपर क्लास की महिलाएं थी उनके पहुंच में कुछ अपने पास वेल्थ होते थे, कुछ रिसोर्सेज होते थे जो अपर क्लास की महिलाएं होती थी, लेकिन जो लैंड हो गया, एनिमल हो गया, वेल्थ हो गया, ये उनके कंट्रोल में नहीं होता था, समझिएगा। ये उनके जो फैमिली मेंबर में जो मेल मेंबर्स होते थे उन्हीं के कंट्रोल में होता था। और ये जो एक्सेस टू रिसोर्सेज है, इसके कारण जो है 6th सेंचुरी सी से लेके जो 6th सेंचुरी बीसी से लेके 6th सेंचुरी तक सी तक का जो टाइम पीरियड है, इस समय जनरली काफी ज्यादा सोशल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं मेल एंड फीमेल में। ये पॉइंट आपको लिख देना है। आगे आते हैं जेंडर इनइक्वलिटी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे बताइएगा जेंडर इनइक्वलिटी के बारे में। तो जेंडर इनइक्वलिटी में सबसे पहले बताइएगा, अर्लियर सोसाइटीज वर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, ये जो सोसाइटी थी ये बिल्कुल मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, एंड रन अकॉर्डिंग टू द पैट्रियार्कल सिस्टम, और ये पूरा का पूरा पैट्रियार्कल सिस्टम के थ्रू चलती थी। पैट्रियार्कल सिस्टम मतलब मेल डोमिनेटेड सिस्टम जो होता है, समझिए, पूरे फैमिली में जो है मेल का इंपॉर्टेंट रोल होना, इसलिए जो मेल चाइल्ड होता था, समझिएगा, सो मेल चाइल्ड वर डिजायर्ड इन एवरी फैमिली, समझिएगा, हर एक फैमिली में जो है जो लड़का होना, ठीक है, ये बहुत ज्यादा जो है वो डिजायर्ड था, समझिएगा। एंड वाज इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ पैट्रिलिनेज, और ये जनरली पैट्रिलिनेज के लिए क्या था, काफी ज्यादा वंश को आगे बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता था। जो महिलाएं होती थी, समझिएगा, उन्हें बिल्कुल दूसरे तरीके से देखा जाता था। डॉटर्स वर व्यूड डिफरेंटली एंड इन दिस सिस्टम, एंड दे हैड नो राइट ओवर द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, और जो अपने पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता था उसके ऊपर महिलाओं का कोई अधिकार नहीं होता था। महिलाओं के लिए एक चीज और, दे वर एक्सपेक्टेड मैरी आउटसाइड ऑफ देयर गोत्रास, जो महिलाएं हैं वो अपने गोत्रा से बाहर शादी करेंगी, दैट इज ये जो है एक्सोगैमी परफॉर्म करेंगी। अभी मैंने आपको एंडोगैमी एक्सोगैमी बता दिया था। जो एक्सोगैमी होता है अपने यूनिट से निकल के बाहर शादी करना होता है, समझिए। आगे देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ा आगे देखिए, डॉटर ऑफ हायर फैमिली, जो हायर फैमिली की जो अपने पास लड़कियां होती थी उनका शादी सही समय पे सही लोगों से होता था, जबकि जो अपने पास गरीब घर से जो लड़कियां आती थी उनका शादी काफी कम एज में हो जाता था। डॉटर ऑफ हायर फैमिली मैरिड एट राइट टाइम टू द राइट पर्सन, समझिए, एंड ड्यूरिंग द मैरिज, और ये शादी के समय जो अपने पास कन्यादान होता था, एक सबसे इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी होता था फादर का, एक इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी होता था फादर का। तो ये जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जेंडर इनइक्वालिटी में बताइए कि जो अर्लियर सोसाइटी है वो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, जिसे पैट्रियार्कल सिस्टम के थ्रू चलाया जा रहा है। उस समय जो है मेल चाइल्ड का होना जो है काफी ज्यादा डिजायर होता था फैमिली के अंदर, क्योंकि पैट्रिलिनेज के लिए ये काफी इंपॉर्टेंट होते थे। उसके अलावा जो डॉटर्स होती थी, दे वर व्यू डिफरेंटली, इन्हें काफी अलग तरीके से देखा जाता था, और इनका जो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या रिसोर्सेज के ऊपर कोई अधिकार नहीं होता था। They were expected marry outside of their गोत्रज,
ये जनरली अपने गोत्राज से बाहर शादी करती थी, मतलब एक्सोगैमी परफॉर्म करती थी समझिए। जो डॉटर्स थी हायर फैमिली की समझिए, उनका शादी सही समय पे सही लड़कों के साथ हो जाती थी, लेकिन जो अपने पास गरीब फैमिली की लड़कियां होती थी उनकी शादी काफी जल्दी हो जाती थी। और शादी के समय जो फादर होता था उसका एक काफी इंपॉर्टेंट ड्यूटी होता था, वो होता था कन्यादान। तो ये पॉइंट आपको अपने पास जेंडर इनइक्वालिटी में मेंशन कर देनी है। आगे देखते हैं गोत्रा ऑफ वुमेन। जो गोत्रा ऑफ वुमेन है, और इसके अलावा जो है एक और क्वेश्चन बनता है, रूल्स अबाउट द गोत्रा। इसके लिए जो नियम है ये वाला जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समझिए। ये रोज तो 100% आता है, तो 2 मार्क्स में लिख दीजिएगा, एक्चुअली 3 पॉइंट इसमें बनाना है। सबसे पहले गोत्रा ऑफ वुमेन के बारे में बताइएगा, गोत्रा होता क्या था। तो फ्रॉम 1000 बीसी के आसपास की बात करते हैं हम। 1000 बीसी में पीपल वर क्लासिफाइड इनटू गोत्रास बाय ब्राह्मण। जो ब्राह्मण है उन्होंने लोगों को गोत्रा में क्लासिफाई कर दिया था 1000 बीसी के आसपास। एंड ईच गोत्रा वाज नेम्ड आफ्टर अ वैदिक सीयर, और हर एक गोत्र का नाम जो है एक वैदिक ऋषि या महर्षि के नाम पे रखा जाता था। एज ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट गोत्रा वर एज्यूम्ड एज द डिसेंडेंट ऑफ दैट सीयर। और माना जाता था कि अगर सेम गोत्रा के लोग जितने भी है ना, वो एक ही ऋषि के क्या है बाबू, वंशज है समझिए। तो सबसे पहले गोत्रा के बारे में बताइएगा कि 1000 बीसी में लोगों को क्लासिफाई किया गया था गोत्रा में ब्राह्मण्स के द्वारा। हर एक गोत्रा का नाम जो है एक वैदिक सीयर के नाम पे रखा जाता था, और ऐसा माना जाता था कि सेम गोत्रा के लोग जो होते हैं वो सेम सीयर्स के ही डिसेंडेंट्स होते हैं। ये वाला पॉइंट। अच्छा, उसके अलावा जो है याद रखिए 2 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ गोत्रा। गोत्रा सिस्टम में जो है अपने पास 2 इंपॉर्टेंट रूल होते थे, 2 इंपॉर्टेंट नियम होते थे। सबसे पहला जो होता था, वोमेन हैड टू अडॉप्ट द गोत्रा ऑफ हस्बैंड आफ्टर हर मैरिज एंड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा। सबसे पहला होता था कि महिलाओं को शादी के बाद जो है अपने पति का गोत्रा एक्सेप्ट करना है, और अपने फादर का गोत्रा जो है उसे क्या करना है बाबू, छोड़ देना है। सबसे पहला गोत्रा का ये रूल होता था कि वोमेन हैड टू अडॉप्ट द गोत्रा ऑफ हर हस्बैंड आफ्टर हर मैरिज एंड टू गिव अप देयर फादर्स गोत्रा। और दूसरा रूल जो होता था कि मेंबर्स ऑफ सेम गोत्रा कुड नॉट मैरी विद ईच अदर। सेम गोत्रा के लोग कभी भी आपस में शादी नहीं कर सकते थे। ये गोत्रा सिस्टम के बारे में बताइएगा। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, वो एक्सेप्शन थोड़ा यहाँ बता दीजिएगा। तो इसके एक्सेप्शन में अपने पास कौन सा है बाबू, सातवाहना रूलर्स। तो इसके एक्सेप्शंस बता दीजिएगा। बट सम एविडेंसेस हैव बीन फाउंड विच सम रूलर्स ओबेड दिस रूल्स सच एज, यहाँ देखिएगा कुछ हमारे पास वैसे हैं राजा, ठीक है, जिन्होंने जो है इस रूल्स को मानने से जो है वो मना कर दिया था। यहाँ पे विच नॉट ओबेड, यहाँ पे करिएगा, जिन्होंने जो है इस रूल को नहीं माना था। तो यहाँ पे देखिए कौन है वो। जैसे कुछ सातवाहना रूलर्स की बात करें तो उनकी जो वाइफ्स होती थी ना समझिएगा, वो सेम गोत्रा की होती थी, और उन लोगों ने शादी के बाद भी जो है अपने फादर का गोत्रा भी क्या किया था, एक्सेप्ट ही कर रखा था। तो ये देखिए अपने पास क्या है, सातवाहना रूलर जो है, पहली बात तो आप सेम गोत्रा में शादी नहीं कर सकते हैं, तो सातवाहना राजा लोगों ने, बहुत सारे राजा लोगों ने जो है सेम गोत्रा में शादी किया था। और दूसरी पॉइंट की बहुत सारी महिलाएं जो रानी थी, ठीक है, उन लोगों ने अपने फादर का ही गोत्रा एक्सेप्ट किया था, शादी के बाद अपने पति का गोत्रा एक्सेप्ट नहीं किया था। Some rulers of सातवाहना डायनेस्टी had accepted the गोत्रा of his mother। अच्छा, कुछ अपने पास सातवाहना के वैसे राजा होते हैं जो अपनी मदर का गोत्रा एक्सेप्ट करते हैं इन स्टेड ऑफ हिज फादर। अपने फादर के गोत्रा के समय वो अपनी मदर का गोत्रा एक्सेप्ट करते हैं। जैसे गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात करते हैं, देखिए गौतमीपुत्र सतकर्णी, अगर हम सतकर्णी की बात करें तो सतकर्णी जो है इसने जो है गौतमीपुत्र अपना जो टाइटल रखा था समझिए, इसका मतलब क्या है कि इसकी मदर का नाम जो गौतमी था समझिए, इसकी मदर का जो है गोत्रा था गौतमी, जो गौतम ऋषि के नाम पे रखा गया। तो इसके मदर का जो गोत्रा था गौतमी, समझिएगा, इसी गौतम ऋषि के नाम पे जिसे रखा गया था। तो इसी जो गोत्रा को जो है इसने क्या किया था, अपना टाइटल बनाया था, और इसने अपनी मदर का गोत्रा ही एक्सेप्ट किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी की बात कर ले तो सतकर्णी। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा याद रखना है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अपने पास। कौन सा कॉन्सेप्ट है, सबसे पहला है अपने पास पैटर्लिनी का मतलब क्या होता है, ये बता दीजिएगा। जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी फ्रॉम 6th सेंचुरी बीसी टू 6th सेंचुरी सी, ये बता दीजिएगा। उसके अलावा जेंडर इनइक्वालिटी जो एंशिएंट इंडिया में था वो थोड़ा बता दिया कि एंशिएंट इंडिया में कौन सा जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो प्रिवेल था। तो ये एंशिएंट इंडिया में या 6th सेंचुरी बीसी से लेकर 6th सेंचुरी सी तक का बता दीजिएगा जेंडर इनइक्वालिटी, आराम से बता दीजिएगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। स्टेट वेदर जेंडर डिफरेंसेस वर रियली इंपॉर्टेंट इन अर्ली सोसाइटी इन 600 बीसी टू 600 सी। आपको ये बताना है क्या 600 बीसी से लेकर 600 सी तक के टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो क्या वहां पे जेंडर डिफरेंसेस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मतलब क्या है कि आपको सिर्फ जेंडर डिफरेंस के बारे में बताना है जो 600 बीसी से लेकर 600 सी तक था। तो आप इसमें एक काम कीजिएगा। अच्छा, इसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, हाउ इंपॉर्टेंट वर जेंडर डिफरेंसेज इन अर्ली सोसाइटीज। जो अर्ली सोसाइटीज है उसमें जेंडर डिफरेंसेस जो है कितना इंपॉर्टेंट था, इसे आप अपने तरीके से आंसर दीजिए, उसका कारण दीजिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे जब भी जेंडर डिफरेंस की बात करेगा,
जब भी यह जेंडर डिफरेंस की बात करेगा आप 3 पॉइंट पैटर्लिनी, आइडियल ऑफ पैटर्लिनी वाला लिख दीजिएगा, जेंडर इनइक्वालिटी लिख दीजिएगा और गोत्रा ऑफ वुमेन, ये 3 पॉइंट जो है आप क्या कीजिएगा यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, जो अभी पीछे की है वो तीनों यहाँ पे कर दीजिएगा, वो आंसर इसका बन जाएगा। जेंडर डिफरेंसेस जो 600 BC से लेकर 600 CE तक है, कारण क्या है, तो यही 3 कारण था, पैटर्लिनी सिस्टम है, जेंडर इनइक्वालिटी था, जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी वाला, और उसके अलावा जो है गोत्रा ऑफ वुमेन, ये भी लिख दीजिएगा। अब आगे आते हैं डिस्क्राइब द रूल्स ऑफ मैरिजेस, आपको रूल्स ऑफ मैरिजेस बताने हैं, ठीक है। कब बाबू, ये 600 BC से लेकर 600 CE तक का वही टाइम पीरियड, या फिर एंशिएंट इंडिया वाला आ जाए, 600 BC से लेकर 600 CE तक आ जाए या एंशिएंट इंडिया आ जाए, आपको क्या बताना है, रूल्स ऑफ मैरिजेस। सबसे पहले देखिए रूल्स ऑफ मैरिजेस में बताइएगा कि रूल्स ऑफ मैरिजेस जो है ये जनरली ब्राह्मण्स के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। सोसाइटी में बनने वाला हर एक नियम जो है ना एंशिएंट इंडिया में ब्राह्मण्स ने बनाया है, तो रूल्स ऑफ मैरिजेस भी ब्राह्मण्स ने ही बनाया था, समझिए। उस समय टोटल 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस बताए गए थे, टोटल 8 तरीके की शादी की बात कही गई थी, जिसमें से 4 अच्छा होता था और 4 जो है वो खराब होता था। 4 वर रिगार्डेड एज गुड मैरिजेस एंड 4 वर रिगार्डेड एज बैड मैरिजेस। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, 4 को जो है अच्छा मैरिज बताया गया, 4 को जो है खराब मैरिज बताया गया। ये जो गुड मैरिजेस है कौन से हैं, तो जो मदर फादर की सहमति से होते हैं, उनके सामने होता है, सोसाइटी के सामने होता है, जिसमें हम एक्सोगैमी परफॉर्म करते हैं, ये सब अच्छा होता है। और बैड मैरिजेस मतलब कि जो अपने पास ये जो लव मैरिज है, समझिएगा, ठीक है, ये सब जो है अपने पास बैड मैरिज के रूप में आता था, ये पॉइंट याद रखिएगा। इसके अलावा था कि आपको शादी के समय एक्सोगैमी परफॉर्म करनी है, मतलब अपने यूनिट से बाहर शादी करनी है, समझिएगा। अच्छा, उसके बाद याद रखिएगा, जब अपने यहाँ सिटीज बनना चालू हो गया था, समझिएगा, जब सिटीज बनने चालू हो गए थे, जब मार्केट बनना चालू हो गया था, तो ब्राह्मण्स के बनाए गए सारे नियम्स जो हैं, ठीक है, वो क्या हो रहे थे, ब्रेक होने चालू हो गए थे। व्हेन द सिटीज एंड मार्केट वर ग्रोइंग, देन द नॉर्म्स एंड रूल्स इंप्लीमेंटेड बाय द ब्राह्मण्स वर वायलेटिंग, समझिएगा, वो धीरे धीरे वायलेट होना चालू हो जाता है, समझिए। तो उस समय ब्राह्मण्स लोगों ने कंपोज किया कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, देन द ब्राह्मण्स कंपोज द सोर्स ऑफ ये कोड ऑफ सोशल बिहेवियर, तब जनरली ब्राह्मण्स ने क्या कोड ऑफ सोशल बिहेवियर को कंपोज किया था, समझिएगा। और राजा को जो है इस बात के लिए क्या कर लिया था बाबू, उन्होंने मना लिया था कि राजा ये कोड ऑफ सोशल बिहेवियर को क्या करेगा, इंप्लीमेंट करेगा। कोड ऑफ सोशल बिहेवियर में सिर्फ यही लिखा गया था कि जनरली हमें समाज के बनाए गए नियम को मानने हैं, और इस सबको जो है उन लोगों ने कहाँ पे, धर्मशास्त्र में कंपोज कर दिया था ब्राह्मण्स ने, और जनरली राजा को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया था कि राजा इस चीज को इंप्लीमेंट करवाएगा सोसाइटी में, क्योंकि उस समय रूल रेगुलेशन जो है ये धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग ही चलते थे। तो रूल्स ऑफ मैरिजेज में बस ये लिखिएगा। अच्छा, रूल्स ऑफ मैरिजेज में एक चीज और लिख दीजिएगा कि इसमें जो है अपने पास फादर का जो है एक इंपॉर्टेंट ड्यूटी लिखा गया होता था, फादर का एक रिलीजियस ड्यूटी भी बताया गया रूल्स ऑफ मैरिजेज में। और वो क्या है बाबू, रिलीजियस ड्यूटी में जो फादर का इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ मैरिजेज में जो फादर का इंपॉर्टेंट रिलीजियस ड्यूटी है वो है अपने पास कन्यादान, वो है कन्यादान। तो ये वाला पॉइंट आपको थोड़ा याद रखना है। तो रूल्स ऑफ मैरिजेज आराम से बता दीजिएगा। रूल्स ऑफ मैरिजेज में सबसे पहले कि ये जो अपने पास मैरिजेज वगैरह के लिए जो रूल्स हैं वो ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए हैं। टोटल 8 फॉर्म ऑफ मैरिजेज की बात करते हैं ब्राह्मण्स यहाँ पे जो है, जैसे कि अच्छा उसके अलावा जो है रूल्स ऑफ मैरिजेज में था कि आपको जो है एक्सोगैमी परफॉर्म करना है। उसके अलावा जो है ये बताइएगा कि जब सिटीज और मार्केट्स बनने चालू हो गए थे, समझिएगा, तो ब्राह्मण्स के बनाए गए जो नॉर्म्स है वो वैलिड होने चालू हो गए थे, वो जनरली क्या हो रहा था, ब्रेक होना चालू हो गया था। तब ब्राह्मण्स ने जो है कोड ऑफ सोशल बिहेवियर बनाया, और ये कोड ऑफ सोशल बिहेवियर जो था, समझिएगा, इसमें सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन जो है काफी स्ट्रिक्ट वे में जो है सोसाइटी के लिए मेंशन किए गए थे, और इन सबको जो है उन लोगों ने धर्मशास्त्र में कंपोज कर दिया, और जनरली राजा को इस बात के लिए कन्विंस कर लिया कि राजा इसे क्या करेगा, सोसाइटी के अंदर इंप्लीमेंट करेगा। तो ये वाला जो है आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे आते हैं, ये 2 मार्क्स में जनरली पूछा जाता है, हाउ द मदर वाज इंपॉर्टेंट अंडर द सातवाहना रूलर। आपको ये बताना है कि जो मदर होती थी उनका एक इंपॉर्टेंट रोल होता था सातवाहना रूलर के समय। तो आप यहाँ पे बताइएगा कि दे वर आइडेंटिफाइड थ्रू द मेट्रोनामिक्स। जो अपने पास सातवाहना रूलर है, समझिएगा, वो उन लोगों को जो है ना मेट्रोनामिक्स के रूप में आइडेंटिफाई किया है। ये मेट्रोनामिक्स होता क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मेट्रोनामिक्स का मतलब है अपने मदर के नाम पे अपना नाम रखना। तो सातवाहना rulers were identified through the metronymics, which means that names were derived from that of the mother। मतलब इन लोगों का जो नाम था वो अपने मदर के नाम से ही आता था, समझिएगा, मतलब मदर के नाम पे ही अपना नाम रखते थे। उसके अलावा जो है दूसरा पॉइंट बताइएगा, दे हैड एक्सेप्टेड द गोत्रा ऑफ मदर इन स्टेड ऑफ गोत्रा ऑफ फादर। इन लोगों ने जो अपने पास सातवाहना रूलर हैं उनमें से अधिकतर राजाओं ने जो है अपने मदर का गोत्रा जो है एक्सेप्ट किया है फादर के गोत्रा की जगह पे। जैसे एग्जांपल जो है अपने पास सतकर्णी की बात कर ले, सतकर्णी ने जो है याद रखिए उसे जनरली गौतमीपुत्र सतकर्णी के नाम से जाना गया। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का मतलब क्या है, गौतमी का पुत्र सतकर्णी, समझिएगा। तो ये क्या है, मेट्रोनामिक्स है कि नहीं है, समझिएगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी।
तो गौतमीपुत्र सतकर्णी का मतलब क्या है कि ये मेट्रोनाइमिक्स नाम है, मतलब मदर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। तो ये जनरली आप बता सकते हैं कि ये देख के पता चलता है, इट इंडिकेट्स दैट द मदर हैड इंपॉर्टेंट प्लेस अंडर द सातवाहना रूलर। तो ये पॉइंट आपको थोड़ा क्या करना है, याद रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो आप कर लीजिएगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, महाभारत इज अ स्टोरी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप, मैरिज या किनशिप एंड पैटर्निटी। बताइए आप कि महाभारत जो है किस चीज का स्टोरी है, इट इज ए स्टोरी ऑफ चेंजिंग रिलेशनशिप। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही है कि महाभारत जो है एक चेंजिंग रिलेशनशिप का स्टोरी है, आप इसे एक्सप्लेन करके बताइए। या फिर आगे आता है कि महाभारत इज अ गुड सोर्स टू स्टडी द किनफॉक्स, जो किनफॉक्स है उन्हें स्टडी करने का सबसे इंपॉर्टेंट अपने पास सोर्स है महाभारत, इसे एक्सप्लेन कीजिए। एंशिएंट टाइम के समय जो है सबसे ज्यादा अगर देखिएगा वहां पे, तो किनफॉक को स्टडी करने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स महाभारत है, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। दोनों क्वेश्चन सेम है बाबू, दोनों का आंसर मुझे जो लिखना है उसमें सबसे पहले हम यही लिखेंगे, थोड़ा महाभारत के बारे में बता देंगे कि महाभारत जो है एक डायनेमिक एपिक है, समझिएगा, जिसे कंपोज किया गया है 500 BC से लेकर 100 CE के बीच में। तो ये सब चीजें बता दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा कि इट इज ए स्टोरी ऑफ कौरवाज एंड पांडवाज, समझिएगा, जो दोनों जो है क्रू डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ये जो स्टोरी है ये कौरवाज और पांडवाज की है, जो जनरली कहाँ से, क्रू डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और यहाँ पे जनरली उनके बीच हो रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताया गया है, जो कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ इनहेरिटेंस के लिए था। कॉन्फ्लिक्ट किस चीज के लिए था, गद्दी को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पे थ्रोन को प्राप्त करने के लिए, समझिएगा। और ये कॉन्फ्लिक्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है, फुल फ्लेज्ड वॉर में जो है कन्वर्ट हो जाता है। यही जो है अपने पास कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्टिंग से होता है वो फुल फ्लेज्ड वॉर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। उसके अलावा बताइएगा, अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ पैट्रिलिनी, द सन आफ्टर द डेथ ऑफ देयर फादर पुट क्लेम देयर राइट्स ऑन द रिसोर्सेज एंड दिस क्लेम इंक्लूडेड इवन द थ्रोन। समझिएगा, जनरली फादर या फिर जो अपने पास पेरेंट्स होते थे, उनके डेथ के बाद जो है बेटा ही जो है वो क्या होता था, उनके प्रॉपर्टी का उत्तराधिकारी होता था। सेम चीज जनरली राजा की गद्दी के लिए जो थ्रोन होता था उसके लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल था, समझिएगा। और इसी चीज के लिए जो है क्या होता है बाबू, पूरा का पूरा लड़ाई होता है। और उसके अलावा जो है अपने पास जो है महाभारत में जो है ये भी बताइए कि महाभारत जो है अपने पास रिलेशनशिप, चेंजिंग रिलेशनशिप, मतलब कि कैसे कैसे जो है एक्सेस टू रिसोर्स के कारण जो है क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसका पूरा का पूरा स्टोरी है। साथ में इसमें ये भी आप मेंशन कर दीजिएगा, जो अपने पास जेंडर इनइक्वालिटी वाला कॉन्सेप्ट था, अगर ये भी मेंशन कर दीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देखिए, जब क्वेश्चन आ जाए कि महाभारत जो है एक स्टोरी है अपने पास चेंजिंग रिलेशनशिप का, आप इसे एक्सप्लेन कीजिए, तो आप यहाँ पे बता दीजिए कैसे जो है अपने पास सगे कजन्स के बीच में क्या हो जाता है कि रिश्ते बदल जाते हैं ड्यू टू द एक्सेस ऑफ थ्रोन, है कि नहीं है। तो यहाँ बताइए कि स्टोरी ऑफ, ये जो महाभारत है वो स्टोरी ऑफ कौरवाज और पांडवाज है, जो दोनों क्रू डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। और उनके बीच में जो है याद रखिए एक कॉन्फ्लिक्ट था, वो थी सिर्फ पैटर्लिनी इनहेरिटेंस के लिए, जो बाद में जाके फुल फ्लेज्ड वर्ड के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। और इस सिस्टम के थ्रू हमें पता चलता है कि जो अपने पास सन होता है वो जनरली अपने फादर की प्रॉपर्टी का जो है रियल उत्तराधिकारी होता है, समझिए। मतलब कि जो अपने पास फादर जो होता है उससे जो उसकी प्रॉपर्टी होती है वो सन के पास इनहेरिटेड होकर आती है। और ये जनरली थ्रोन के लिए भी एप्लीकेबल था। तो ये आप यहाँ पे बता दीजिएगा। अब उसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे कीजिएगा, ठीक है। वो है अपने पास आइडियल ऑक्यूपेशन। एक्सप्लेन द आइडियल ऑक्यूपेशन एज लेड डाउन इन द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्र, ठीक है, फॉर द 4 वर्णास। जो 4 वर्णास थे, उन 4 वर्णास के लिए जो आइडियल फॉर्म ऑफ ऑक्यूपेशन जो है अपने पास ये 4 वर्णास के लिए, वो थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताना है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, एंशिएंट सोसाइटी में अगर आप देखिएगा ऋग वेदा में ही, जो अपने पास ऋग वेदा है, देखिए वेदास टोटल 4 है, आपको पता है वेदास टोटल कितने 4 है। पहला अपने पास ऋग वेदा, दूसरा अपने पास सामवेदा, तीसरा अपने पास यजुर्वेदा, और चौथा अपने पास अथर्ववेदा। तो ये 4 अपने पास वेदा है, ये चारों वेदा जो है ऋग वेदा में मेंशन है। और सॉरी ये जनरली ये सॉरी वेदा अपने पास टोटल 4 है, समझिएगा। ऋग वेदा हो गया, साम वेदा हो गया, यजुर्वेदा हो गया, अथर्ववेदा। इसमें सबसे पुराना वेदा जो है अपने पास ऋग वेदा है। और इसी ऋग वेदा में जो है, ऋग वेदा में सोसाइटी को 4 पार्ट में बांटा गया है, मतलब 4 वर्णा का जो है बात कहा गया है। 4 वर्णा जो सोसाइटी में थी, सबसे पहले अपने पास आते थे ब्राह्मण्स। सबसे पहले कौन आते थे, ब्राह्मण्स आते थे। ब्राह्मण्स के बाद जो है सेकेंड की मैं बात करूं तो सेकेंड अपने पास क्षत्रिय हो गया, ठीक है। सेकेंड कौन हो गया, क्षत्रिय हो गए, ठीक है। और थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड अपने पास जो है वैश्याज हो गए। और चौथे की मैं बात करूं तो चौथा अपने पास कौन हो गया बाबू, ये शूद्राज हो गए।
तो ये 4 अपने पास वर्णाज होते थे। तो अब आपको ये बताना है कि इन चारों वर्णा के लिए जो है धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा में जो है आइडियल ऑक्यूपेशन बताया गया था, उस ऑक्यूपेशन के बारे में आप बताइए। तो सबसे पहले आप ब्राह्मण के बारे में बताइएगा। देखिए ये सब चीज बता दिया, ये 4 वर्णा के बारे में जो है कहाँ पे मेंशन किया गया, तो ये चारों वर्णा के बारे में जो है वो ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है। अब उसमें जो है जनरली धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा के अनुसार जो ब्राह्मण होते थे इनका 3 मेजर काम होता था। पहला काम होता था टू स्टडी एंड टीच द वेदा, वेदा पढ़ना और पढ़ाना जो है इनका पहला काम। दूसरा काम टू परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड गेट सैक्रिफाइस परफॉर्म, यज्ञ करवाना और यज्ञ करना, ये दोनों होता था। ठीक है, यज्ञ करना और करवाना, अपने यहाँ भी करवाते थे, दूसरे के यहाँ भी जाके करते थे। तो परफॉर्म सैक्रिफाइस एंड गेट सैक्रिफाइस परफॉर्म। और तीसरा पॉइंट होता था गिव एंड रिसीव गिफ्ट्स, दान देना और दान लेना, ये इनका काम होता था। तो ब्राह्मण का 3 काम हो गया, स्टडी एंड टीच वेदा, टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस एंड गेट सैक्रिफाइस परफॉर्म, तीसरा टू गिव एंड रिसीव द गिफ्ट्स, ये ब्राह्मण का काम हो गया। दूसरे वर्णा में मैं बात करूं तो क्षत्रिय आते थे। दूसरे वर्णा में जो क्षत्रिय थे इनका काम बताइएगा। पहला जो है टू एंगेज इन वॉरफेयर, युद्ध में ये इंडल्ज होते थे। ठीक है, याद रखिएगा, सोसाइटी को रूल करते थे। दूसरा प्रोटेक्ट द पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेट द जस्टिस, याद रखिएगा, ये क्या करते थे, लोगों को जो है प्रोटेक्ट करते थे और जस्टिस को एडमिनिस्टर करते थे, समझिएगा, लोगों को न्याय देते थे। तीसरा इनका काम हो गया स्टडी द वेदा, ये वेदा पढ़ते थे। चौथा गेट सैक्रिफाइस परफॉर्म्ड, अपने यहाँ यज्ञ करवाते थे और दान देते थे। एंड टू मेक गिफ्ट्स, तो ये अपने पास क्षत्रिय के काम हो गए। क्या क्या है, एंगेज इन वॉरफेयर, प्रोटेक्ट द पीपल एंड एडमिनिस्टर द जस्टिस, उसके अलावा है स्टडी द वेदास, उसके अलावा है गेट सैक्रिफाइस परफॉर्म, उसके अलावा है टू मेक गिफ्ट्स। तो ये क्षत्रिय का काम हो गया। आगे देखते हैं थोड़ा सा, आगे देखिएगा अपने पास वैश्याज। तो वैश्याज का काम देखिएगा, वैश्याज का काम होता था पहला टू इंगेज इन एग्रीकल्चर, पेस्टोलिज्म एंड ट्रेड, ये जनरली एग्रीकल्चर में, पेस्टोलिज्म में और ट्रेड में इंगेज होते थे। दूसरा टू स्टडी द वेदा, ये वेदा पढ़ते थे। टू गेट सैक्रिफाइस परफॉर्म, अपने यहाँ यज्ञ करवाते थे, समझिए। उसके अलावा जो है टू मेक गिफ्ट्स, मतलब दान देते थे। तो ये 4 अपने पास, ये जो थर्ड अपने पास वैश्याज हो गया, इनका कुछ काम याद रखिएगा। पहला हो गया कि ये एग्रीकल्चर, पेस्टोलिज्म और ट्रेड में एंगेज होते थे। दूसरा ये वेदा पढ़ते थे। तीसरा ये सैक्रिफाइस करवाते, मतलब अपने यहाँ यज्ञ करवाते थे। और चौथा जो है ये दान देते थे। उसके अलावा सबसे लास्ट अपने पास जो अपने पास वर्णा बचा वो है अपने पास शूद्राज। शूद्राज के बारे में एक बात याद रखिए, इनका सिर्फ एक काम था, वो काम था कि ये जो अपने पास हायर 3 वर्णास हैं उनकी सेवा करना। दे वर असाइंड टू सर्व द 3 हायर वर्णास, ये जो अपने पास 3 हायर वर्णास थे, ठीक है, उनको सर्व करने का काम इनका होता था। तो ये जनरली आपके पास आ गया बाबू क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिन द आइडियल ऑक्यूपेशन एज लेड डाउन इन द धर्मशास्त्र एंड धर्मसूत्रा फॉर द 4 वर्णास, चारों वर्णास के लिए बारे में आप यहाँ से एक्सप्लेन करके बता दीजिएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो देखते हैं एक्सप्लेन द एलिमेंट्स कंसीडर्ड बाय हिस्टोरियंस व्हाइल एनालाइजिंग द टेक्स्ट और हैंडलिंग टेक्सचुअल ट्रेडिशन। मतलब आपको ये बताना है कि जब कोई भी हिस्टोरियंस, समझिएगा, कोई भी हिस्टोरियंस किसी भी टेक्स्ट को देखता है, किसी भी बुक को देखता है या किसी भी टेक्स्ट को देखता है, समझिए, तो उससे सबसे पहले एनालाइज करने के लिए वो कौन कौन चीजों के ऊपर ध्यान देता है। तो आपको सिर्फ आपको वो एलिमेंट्स बताने हैं जिस एलिमेंट्स को जो है हिस्टोरियंस जो है अपने ध्यान में रख के किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करता है। एक्सप्लेन द एलिमेंट्स कंसिडर्ड बाय हिस्टोरियंस व्हाइल एनालाइजिंग द टेक्स्ट, आपको बताना है वो सारे टेक्स्ट, वो सारे एलिमेंट्स जो हिस्टोरियंस क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं जब किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करते हैं। तो सबसे पहले बताइएगा कि जो हिस्टोरियंस अगर किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करता है तो सबसे पहले उनके दिमाग में क्या आता है बाबू, सबसे पहले उनके दिमाग में आता है लैंग्वेज। क्या आता है, लैंग्वेज। तो दे शुड एग्जामिन इन विच लैंग्वेज द टेक्स्ट हैज बीन रिटन, पहला चीज उन्हें क्या देखना होता है, लैंग्वेज देखना होता है कि कौन से लैंग्वेज में जो है क्या किया गया, इस टेक्स्ट को लिखा गया। सबसे पहला लैंग्वेज हो गया, समझिएगा। दूसरा, द हिस्टोरियंस आल्सो पे अटेंशन टू द काइंड ऑफ टेक्स्ट, दूसरा ये इनका ध्यान कहाँ जाता है बाबू, काइंड ऑफ टेक्स्ट के ऊपर। दूसरा ध्यान कहाँ जाएगा, काइंड ऑफ टेक्स्ट के ऊपर, ये दूसरा पॉइंट याद रखिएगा। that is they try to analyze if the text contains मंत्राज और द स्टोरीज, या तो टेक्स्ट मंत्राज, वहाँ टेक्स्ट में मंत्राज लिखा गया या स्टोरीज लिखा गया। तो दूसरा चीज ये जनरली क्या करते हैं, काइंड ऑफ टेक्स्ट के ऊपर ध्यान देते हैं कि टेक्स्ट के अंदर क्या लिखा गया, मंत्राज लिखा गया या स्टोरीज लिखी गई है। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, दे वांटेड टू नो अबाउट द ऑथर, समझिएगा। तीसरा चीज ये किनके बारे में जानना चाहते हैं, ऑथर के बारे में जानना चाहते हैं कि जनरली ये जो टेक्स्ट लिखा गया है उसे लिखने वाला पर्सन कौन है। चौथा पॉइंट देखिएगा, द हिस्टोरियंस एग्जामिन द ऑडियंस, उसके बाद चौथा पॉइंट जो है कि यहाँ पे जो हिस्टोरियंस है किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने से पहले ये जानना चाहते हैं कि जो ऑडियंस है उनके बारे में ये जानना चाहते हैं, क्योंकि जो ऑथर है ना वो कुछ भी बुक लिखते समय जो है अपने ऑडियंस को जो है दिमाग में रख के वो लिखता था। द हिस्टोरियंस एग्जामिन द ऑडियंस बिकॉज एवरी ऑथर
कीप्स इन माइंड द ऑडियंस, क्योंकि हर एक ऑथर बुक लिखने से पहले क्या करता था, अपने ऑडियंस को अपने माइंड में रखता था। और लास्ट पॉइंट बताइएगा अपने पास पॉसिबल डेट, जब वो उसे कंपाइल किया गया है। द हिस्टोरियंस आल्सो एनालाइज द पॉसिबल पीरियड ऑफ द क्रिएशन ऑफ बुक या फिर क्रिएशन ऑफ टेक्स्ट। ये जनरली हिस्टोरियंस लोग यहाँ पे पॉसिबल पीरियड ऑफ क्रिएशन देखते हैं कि कब इसे जो है वो क्या किया गया है कि कंपोज किया गया। तो क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है बाबू। क्वेश्चन क्या है कि आपको वो सारे एलिमेंट्स बताने हैं जो हिस्टोरियंस कंसीडर करते हैं किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने से पहले। एग्जामिन द एलिमेंट्स कंसीडर्ड बाय हिस्टोरियंस व्हाइल एनालाइजिंग द टेक्स्ट। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है, आप आराम से बता सकते हैं। सबसे पहला क्या ध्यान में रखते हैं वो लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट क्या है जिसे वो ध्यान में रखते हैं, सबसे पहला जो है अपने पास लैंग्वेज है जिसे वो ध्यान में रखते हैं। दूसरा चीज क्या है बाबू, दूसरा चीज जो है वो जनरली काइंड ऑफ टेक्स्ट देखते हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो कैसा है, उसके अंदर क्या लिखा गया है, ये इसके अंदर ये चैंटिंग लिखा गया है, मंत्र लिखा गया है या फिर स्टोरी लिखा गया है, ये देखते हैं। तीसरा ये देखते हैं कि ऑथर कौन है इस टेक्स्ट का, ये देखते हैं कि ऑथर कौन है। चौथा जनरली वो ऑडियंस के बारे में देखते हैं कि इस जो ऑथर के द्वारा जो लिखा गया है वो जनरली पढ़ने वाले लोग कौन होते थे। और लास्ट याद रखिएगा यहाँ पे पॉसिबल टाइम ऑफ कंप्लीशन, ठीक है, याद रखिएगा वो जो टाइम पीरियड है जो कंपाइल करने का। तो ये चीज जो है अपने दिमाग में रखते थे किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज करने से पहले हिस्टोरियंस। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से पता चल जाएगा आराम से। 5 पॉइंट का आंसर है, आप लिख दीजिएगा। आगे ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है अपने पास कि हिस्टोरियंस लोगों ने जो है कैसे महाभारत के कंटेंट और लैंग्वेजेस को क्लासिफाई किया है। हाउ डिड द हिस्टोरियंस क्लासिफाई द कंटेंट एंड लैंग्वेजेस ऑफ महाभारत। महाभारत के कंटेंट या लैंग्वेजेस को कैसे क्लासिफाई किए हैं, या फिर कभी कभी आ जाएगा कि महाभारत के लैंग्वेजेस और सब्जेक्ट मैटर को कैसे क्लासिफाई किए। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे जो कंटेंट है ना, कभी कभी कंटेंट की जगह आपको क्या दे देगा बाबू, सब्जेक्ट मैटर दे देगा। यहाँ पे कभी कभी सब्जेक्ट मैटर दे देगा, सब्जेक्ट मैटर। देखिए ये सारा जो है अपने पास जितने भी क्वेश्चंस है मैंने ऑफलाइन क्लास में करवाया है, पूरा का पूरा जो है वो ऑफलाइन क्लास में मैंने अभी करवाया है। तो वही ऑफलाइन क्लास वाला जो है मैटर से आप यहाँ देख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैंने अभी बोर्ड पेपर के लिए ही करवाए हैं। तो देखिए, हाउ डिड द हिस्टोरियंस क्लासिफाई द कंटेंट एंड लैंग्वेजेस ऑफ द महाभारत। ये महाभारत के लैंग्वेजेस और कंटेंट को कैसे हिस्टोरियंस क्लासिफाई करते हैं। तो पहले वही बता दीजिए कि महाभारत जो है काफी बड़ा एपिक है जिसे इस पॉसिबल डेट में जो है वो क्या किया है, कंपाइल किया गया है। ये सब चीजें जो है थोड़ा महाभारत का स्टोरी जो है 3-4 लाइन में आप क्या कीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा लैंग्वेजेस। इसके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज में लिखिएगा कि महाभारत इज अवेलेबल इन मेनी लैंग्वेजेस, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा। जैसे कि संस्कृत हो गया बाबू, समझिएगा, जो अपने पास संस्कृत हो गया। उसके अलावा इसमें जो है पाली वर्ड भी है, समझिए, इसमें पाली है, प्राकृत है, समझिएगा। उसके अलावा जो है अपने पास तमिल है, ठीक है, ये भी इसके अंदर है। तो महाभारत की बात करें तो महाभारत जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस में है, समझिएगा। लेकिन ओरिजिनली अगर मैं देखूं तो याद रखिए इट वाज रिटन इन संस्कृत। ओरिजिनली जो है महाभारत जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा गया है, संस्कृत। एंड द संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास। और मैं बात करूं ना तो इसके अंदर जो संस्कृत यूज किया गया है ना, वेदा के अंदर जो संस्कृत यूज किया गया है उसके कंपैरिजन में काफी सिंपल है, काफी सिंपल जो है संस्कृत जो है यूज किया गया है एज कंपेयर टू वेदा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि जो संस्कृत महाभारत में यूज किया गया है वो वेदा के कंपैरिजन में काफी सिंपल है, समझिएगा। तो ये अपने पास लैंग्वेज के बारे में हो गया कि महाभारत इज अवेलेबल इन मेनी लैंग्वेजेस, जैसे कि अपने पास संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल वगैरह वगैरह हो गया, समझिएगा। बट द एक्चुअली इट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। एक्चुअली स्टार्टिंग में जो है इनिशियली ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, और इसमें जो संस्कृत लैंग्वेज यूज किया गया है वो जनरली वेदा वगैरह से भी सिंपलर संस्कृत लैंग्वेज यूज किया गया। अब हम बात करते हैं कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर जो था, कंटेंट ऑफ महाभारत। तो कंटेंट ऑफ महाभारत में याद रखिए पूरे महाभारत के कंटेंट को मैं 2 पार्ट में बांट सकता हूं। द कंटेंट ऑफ महाभारत इज जनरली क्लासिफाइड अंडर द 2 हेड्स। मैं इसे 2 पार्ट्स में बांट सकता हूं। एक अपने पास नैरेटिव सेक्शन हो गया और दूसरा डिडैक्टिक सेक्शन हो गया। एक नैरेटिव और दूसरा डिडैक्टिक हो गया, समझिएगा। तो ये 2 पॉइंट में याद रखिए, ये डिडैक्टिक हो जाएगा, डिडैक्टिक। तो पहला नैरेटिव सेक्शन हो गया और दूसरा डिडैक्टिक सेक्शन हो गया। तो ये 2 पार्ट में आप क्या कर सकते हैं, महाभारत के पूरे कंटेंट को बांट सकते हैं। सबसे पहले नैरेटिव सेक्शन की बात करते हैं। तो देखिए, द नैरेटिव सेक्शन ऑफ महाभारत कंटेन स्टोरीज। जो नैरेटिव सेक्शन है ये स्टोरीज है, समझिएगा। जबकि जो दूसरा डिडैक्टिक सेक्शन है इट कंटेन द प्रिस्क्रिप्शंस। इसके अंदर जो है प्रिस्क्रिप्शंस लिखे गए हैं अबाउट द सोशल नॉर्म्स।
जो नैरेटिव सेक्शन है उसके अंदर स्टोरीज है और डिडक्टिक सेक्शन के अंदर जो है प्रिस्क्रिप्शन है अपने सोशल नॉर्म्स के बारे में। बट दिस डिवीजन इज नॉट क्लियर, समझिएगा ये डिवीजन हर समय क्लियर नहीं है कि हाँ नैरेटिव में हमेशा स्टोरीज और डिडक्टिक में हमेशा जो है सोशल नॉर्म्स के बारे में जो है प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा। Narrative section contain stories and didactic section contain prescriptions about the social norms, but this division is not clear itself because didactic section include stories। बहुत जगह आप देखिएगा तो didactic section में stories मिलेगा and narrative section के अंदर जो है आपको social messages मिलेंगे। तो ये पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा कि ये खुद में जो है एक कंट्रोवर्सी है, समझिएगा। नैरेटिव सेक्शन जो है स्टोरीज है और डिडक्टिक में अपने पास प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द सोशल नॉर्म्स है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर डिवीजन नहीं है। कभी कभी आप डिडक्टिक के अंदर भी स्टोरीज देखते हैं और नैरेटिव के अंदर सोशल मैसेजेस या सोशल नॉर्म्स की बात कही गई है, समझिएगा। हाउएवर हिस्टोरियंस एग्री दैट महाभारत वाज मेंट टू बी अ ड्रामेटिक या फिर मूविंग स्टोरी, समझिएगा। जो है ना हिस्टोरियंस इस बात पे बिल्कुल एग्री करते हैं कि जो महाभारत है एक ड्रामेटिक या मूविंग स्टोरी है एंड द डिडक्टिक पोर्शन वर प्रोबेबली एडेड लेटर। और इसके अंदर जो डिडक्टिक सेक्शन है, समझिएगा, ये डिडक्टिक सेक्शन क्या किया गया था, बाद में ऐड किया गया था। ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो आप देखिए लैंग्वेज एंड कंटेंट के बारे में बता दीजिएगा महाभारत का। तो सबसे पहले महाभारत के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एक डायनामिक एपिक है जो जनरली काफी पहले लिखा गया है, टाइम पीरियड लिख दीजिएगा। उसके बाद लिखिएगा लैंग्वेज के बारे में कि ये काफी सारे लैंग्वेजेस में महाभारत इज अवेलेबल इन मेनी लैंग्वेजेस सच एज संस्कृत, पाली, प्राकृत, तमिल, बट एक्चुअली इट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज। स्टार्टिंग में संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। द संस्कृत यूज्ड इन महाभारत इज फार सिंपलर देन दैट ऑफ द वेदास। वेदास में जो संस्कृत यूज किए गए हैं उससे कंपैरिजन में काफी यहाँ पे जो है याद रखिए सिंपल संस्कृत यूज किया गया है। दूसरा कंटेंट एंड सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो महाभारत के जो कंटेंट है उसे मैं दो पार्ट में बांटूंगा। एक नैरेटिव हो जाएगा, दूसरा डिडक्टिक हो जाएगा। जो नैरेटिव सेक्शन है, समझिएगा, इसके अंदर स्टोरीज है और दूसरा डिडक्टिक सेक्शन है उसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन अबाउट द सोशल नॉर्म्स है। लेकिन ये डिवीजन बिल्कुल क्लियर नहीं है क्योंकि कभी कभी डिडक्टिक सेक्शन के अंदर स्टोरीज और नैरेटिव सेक्शन के अंदर सोशल मैसेजेस देखने को मिलते हैं। जबकि याद रखिए हिस्टोरियंस ये बताते हैं कि इसके अंदर जो डिडक्टिक सेक्शन है, समझिएगा, ये बाद में आके ऐड किया गया है, ठीक है। स्पेशली पहले इसमें सिर्फ नैरेटिव सेक्शन होता था और डिडक्टिक को जो है काफी बाद में लाके ऐड किया गया है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अनटचेबल्स। ये अनटचेबल्स के बारे में कुछ भी आ जाए, देखिएगा अनटचेबल्स के बारे में कुछ भी आ जाए आपको आंसर यही लिखना है। बस आपका कीवर्ड होगा क्या चीज, अनटचेबल। तो जब भी आपको अनटचेबल दिखाई दे आपको आंसर जो है यही लिखना है। सबसे पहले अनटचेबल के बारे में क्या लिखेगा कि एंशिएंट सोसाइटी में ब्राह्मण्स ने, ठीक है, इन द एंशिएंट सोसाइटी ब्राह्मण्स कंसीडर्ड सम पीपल एज अनटचेबल। समझिएगा एंशिएंट सोसाइटी में ब्राह्मण्स लोगों ने कुछ लोगों को क्या है अनटचेबल के रूप में क्लासिफाई कर दिया था। और ये वो लोग होते थे, समझिएगा, जो जनरली याद रखिएगा अपने पास रिचुअल्स में जो है जो परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स होता था उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, समझिए। तो जो लोग जो है अपने पास ये रिचुअल्स परफॉर्मेंस में जो है वो जो भी धार्मिक गतिविधि होती थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते थे, ठीक है, उनको जनरली अनटचेबल्स माना गया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा दैट सर्टेन एक्टिविटीज दोज कनेक्टेड विद द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स वाज सेक्रेड एंड यहाँ पे लिखा गया एक्सटेंशन प्योर्स, ठीक है, याद रखिएगा। और जो लोग यहाँ पे जो है याद रखिएगा अपने पास क्या करते हैं थे कि जो अपने पास ये कुछ रिचुअल्स परफॉर्म करते थे उन लोगों को प्योर माना गया है, ठीक है, एकदम पवित्र माना गया है। और बाकी लोगों को जो है क्या माना गया है बाबू, अनटचेबल माना गया। तो सबसे पहले ये लिख दीजिएगा कि एंशिएंट सोसाइटी में ब्राह्मण्स ने जो है कुछ लोगों को क्या माना है, अनटचेबल माना है। वैसे लोग मतलब जो अपने पास रिचुअल्स वगैरह को परफॉर्म नहीं करते थे या फिर उनको परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था। और दूसरा पॉइंट इसमें ये लिखिएगा कि अनटचेबल को डेजिग्नेटेड किया गया चंडाल के रूप में। अनटचेबल्स वर डेजिग्नेटेड एट चंडाल्स, इनको जो है चंडाल के रूप में जो है डेजिग्नेट किया गया है और इनके लिए कुछ ड्यूटीज बना दी गई थी एंड दे वर असाइन्ड टू फॉलोइंग ड्यूटीज, और इनके लिए जो है कुछ ड्यूटीज बना दिया गया था। सबसे पहला ड्यूटी इनके लिए क्या होता था, दे वर कंपेल्ड टू लिव आउटसाइड द विलेज, इनको गांव से बाहर रहना है, पहला ड्यूटी। दूसरा दे यूज्ड द डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, इन्हें फेंके हुए बर्तन, जो खराब बर्तन हो जाते थे जो लोग फेंक देते थे, उसे यूटिलाइज करना होता था। एंड वोर द क्लोथ्स ऑफ द डेड एंड ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, समझिएगा। और ये जनरली मरे हुए लोगों के कपड़े पहनते थे, समझिएगा, और लोहे का जो है अपने पास क्या करते थे, ऑर्नामेंट्स पहनते थे, समझिएगा। तीसरा पॉइंट, दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन विलेजेस एंड सिटीज एट द नाइट, समझिएगा। ये जनरली जो है अपने पास गांव या शहर में जो है वो रात को कभी भी जो है वॉक नहीं कर सकते थे। चौथा पॉइंट बताइएगा, दे हैड टू
डिस्पोज द बॉडीज ऑफ दोज हु हैड नो रिलेटिव्स, ये जनरली जिनके पास कोई रिलेटिव्स नहीं होता था, समझिएगा, ठीक है, उनके शरीर को जो है, उनके डेड बॉडी को जो है डिस्पोज करने का काम इन्हीं का होता था, या फिर अपने पास डेड बॉडी ऑफ एनिमल्स होता था, ठीक है, इसे भी डिस्पोज करने का काम इन्हीं का होता था। उसके अलावा दे आल्सो एक्ट एज द एग्जीक्यूशनर, ये जनरली एग्जीक्यूशनर के रूप में काम करते थे। जो जल्लाद होता है, फांसी देने वाला, जो अपने पास हैंगमैन होता है, समझिएगा, उसका काम भी जो है वो कौन करते थे, चंडाल ही करते थे। और लास्ट पॉइंट लिखिएगा इसमें, ठीक है, कि एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है, द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, उसका नाम है फाहियान, समझिएगा। तो फाहियान जो है ये लिखता है कि जो अनटचेबल है, समझिएगा, जब भी ये आते थे अपने पास स्ट्रीट में, दे हैड टू साउंड अ क्लैपर, जब भी इन द स्ट्रीट, जब भी वो गलियों में आते थे तो उन्हें क्या करना पड़ता था, ताली बजाना पड़ता था, ताकि लोग जो है उन्हें देखने से अवॉइड करते, समझिए। द चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क, उसका नाम है फाहियान, समझिएगा, नाम क्या है, फाहियान। तो फाहियान जो है इस बात को मेंशन करता है कि जब भी अनटचेबल जो है गलियों में आते थे तो उन्हें जो है साउंड क्लैपर करना पड़ता था, ताली बजाना पड़ता था, ठीक है, ताकि लोग उसे देखने से अवॉइड करते। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू अनटचेबल के बारे में। अनटचेबल के बारे में कुछ भी आया तो बता दीजिएगा। सबसे पहला कि एंशिएंट सोसाइटी में ब्राह्मण्स ने जो है कुछ लोगों को अनटचेबल क्लासिफाई किया था, समझिएगा, और ये वो लोग होते थे जिन्हें जनरली कोई भी रिचुअल्स ड्यूटी जो है परफॉर्म करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। दूसरा पॉइंट बताइएगा कि अनटचेबल लोग जो होते थे, ठीक है, इन्हें चंडाल के रूप में डेजिग्नेटेड किया गया और इनके लिए कुछ ड्यूटी बना दी गई थी। जैसे सबसे पहला कि दे वर कंपेल्ड टू लिव आउटसाइड द विलेज, ये गांव से बाहर रहेंगे। दूसरा याद रखिएगा, दे यूज द डिस्कार्डेड यूटेंसिल्स, ये जनरली फेंके हुए बर्तन हो गए, याद रखिएगा, या फिर जनरली जो अपने पास मरे हुए लोगों के जो कपड़े हो गए, या फिर आयरन के जो ऑर्नामेंट्स है वो सब पहनेंगे, समझिएगा। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, दे कुड नॉट वॉक अबाउट इन द विलेजेस एंड सिटीज एट द नाइट, ये कभी भी रात को जो है शहर या गाँव में घूम नहीं सकते थे। और जनरली इनका काम होता था, जिनके रिलेटिव नहीं है, समझिएगा, या फिर जो डेड बॉडी ऑफ जो एनिमल्स के कॉर्प्स हैं, ठीक है, उसे जनरली डिस्पोज करने का काम इन्हीं का होता था और एग्जीक्यूशनर का भी एक्ट यही रोल प्ले करते थे। दे हैड टू डिस्पोज द बॉडीज ऑफ दोज who had no relatives and also act as executioner, ठीक है, और ये एग्जीक्यूशनर के रूप में काम करते थे। उसके अलावा याद रखिए एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क है जिसका नाम है फाहियान, वो बताता है अनटचेबल के बारे में कि जब भी ये अनटचेबल स्ट्रीट्स में आते थे तो इन्हें जनरली क्या होता था कि साउंड क्लैपिंग करनी पड़ती थी। दे हैड टू साउंड अ क्लैपर इन द स्ट्रीट सो दैट पीपल कुड अवॉइड सीइंग देम, ताकि लोग उन्हें देखने से क्या करते बाबू, अवॉइड कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है इसका लास्ट क्वेश्चन ये कीजिएगा, ठीक है, इसका एक लास्ट क्वेश्चन अपने पास बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ वीएस सुक्तंकर, आपको वीएस सुक्तंकर जी के बारे में बताना है, इनका कंट्रीब्यूशन क्या है इसके बारे में बताना है। जब भी वीएस सुक्तंकर जी के बारे में आ जाएगा, समझिएगा, तो वीएस सुक्तंकर जी के बारे में सिर्फ आपको यही पॉइंट लिखना है। वीएस सुक्तंकर जब भी दिखाई दे, उनका जो है इंपॉर्टेंट रोल दिखाई दे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ V.S. Suktankar in reconstructing the social history, ठीक है, through the critical edition of महाभारत। आपको ये बताना है कि महाभारत के क्रिटिकल एडिशन में वीएस सुक्तंकर जी का जो है क्या रोल था। उसके अलावा आपको बताना है कि वीएस सुक्तंकर जी ने जो है हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में कैसे मदद किया है, तो वीएस सुक्तंकर जी के बारे में बता दीजिएगा। तो सबसे पहले थोड़ा सा महाभारत के बारे में बता दीजिएगा। महाभारत जो है याद रखिएगा, इसे जनरली 1000 ईयर्स तक जो है वो कंपोज किया गया है। महाभारत वाज कंपोज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ अबाउट 1000 ईयर्स, कम से कम 100 साल में कंपोज किया गया है। इसका जो सेंट्रल स्टोरी है, समझिएगा, महाभारत का, स्पेशली ये जो है अपने पास किस चीज के बारे में लिखा गया है, द सेंट्रल स्टोरी ऑफ महाभारत इज अबाउट 2 सेट्स ऑफ वॉरिंग कजिन्स, समझिएगा, जो अपने पास दो लड़ने वाले जो ग्रुप है, समझिएगा, ठीक है। तो ये दो वॉरिंग कजिन्स के बारे में लिखा गया है, समझिएगा, ठीक है। एक तरफ कौन है बाबू, कौरवाज है, और दूसरी तरफ कौन है बाबू, पांडवाज है कि नहीं है। एक तरफ कौरवाज है और दूसरी तरफ पांडवास है। तो इनके बारे में ये स्टोरी लिखा गया है। ओरिजिनली इट वाज रिटन इन संस्कृत लैंग्वेजेस कंप्राइजिंग 10,000 वर्सेस एंड रिटन बाय वेद व्यास। स्टार्टिंग में मैं बात करूं तो ये जो है संस्कृत लैंग्वेज में 10,000 वर्सेस में लिखा गया है, जिन्हें वेद व्यास जी ने लिखा था, समझिएगा। अब हम आगे जो है एक सब हेडिंग बनाएंगे और सब हेडिंग बना के लिखेंगे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। यहाँ पे एक सब हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत, मतलब यहाँ से रोल पता चलेगा किनका, वीएस सुक्तंकर जी का, समझिए। तो वन ऑफ द मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट was started in 1919, सबसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है 1919 में स्टार्ट होता है, किनके द्वारा बाबू, वीएस सुक्तंकर जी के द्वारा, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडियन संस्कृतिस्ट, समझिएगा, संस्कृत के बहुत बड़े नॉलेज पर्सन जो है वीएस सुक्तंकर, ठीक है। तो
भारत का सबसे इम्पोर्टेंट एम्बिशियस प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट होता है 1919 में अंडर द लीडरशिप ऑफ वीएस सुक्तंकर जी, ठीक है। अ टीम कंप्राइजिंग डजन्स ऑफ स्कॉलर्स इनिशिएटेड, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं एंड द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग अ क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। और ये लोग क्या करते हैं बाबू, इनके पास एक ही टास्क था कि आप पूरे महाभारत का जो है क्रिटिकल एडिशन बनाइए, सबको कंपोज किए, महाभारत की जितनी भी स्टोरी जो चारों तरफ फैली हुई है सबको मिला के एक साथ क्या कीजिए, कंपोज कीजिए। The team worked out a method of comparing verses from each manuscripts। इनको जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले, सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स के जितने भी वर्सेस थे, ये सारे के सारे वर्सेस को क्या किया बाबू, उठा लिए, ठीक है, याद रखिए। और सारे के सारे वर्सेस को उठा के क्या किया बाबू, बहुत सारा वॉल्यूम्स जो है सबको जो है एक साथ मिला के 13,000 पेजेस में कंपाइल कर दिए, और जनरली 1 लाख से ज्यादा वर्सेस यहाँ पे हो गया, समझिएगा। The team worked out a method of comparing verses from each manuscript and published these in several volumes running into over 13,000 pages. Around 47 years were taken to complete this project। 47 साल का टाइम पीरियड इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में लगता है। एंड टू थिंग्स बिकम यहाँ पे एपरेंट इन होल द प्रोसेस। आपको याद रखना है कि ये पूरे प्रोसेस में जो है दो चीज काफी ज्यादा एपरेंट थे। कौन कौन सा दो चीज था ये आपको बताना है, समझिए। तो यहाँ देखिए पूरा का पूरा जो महाभारत कंपाइल किया गया इसमें दो एपरेंट थिंग्स थे। सबसे पहला है क्या चीज, कि जितने भी हमारे पास जो है स्टोरी मिली, जितने भी हमारे पास जो है बाबू क्या मिले, वर्सेज मिले, सब में कहीं ना कहीं से क्या है बाबू, संस्कृत वर्जन को लेके क्या था बाबू, सिमिलरिटीज थी। पहला पॉइंट, देयर वाज सिमिलरिटीज इन मेनी एलिमेंट्स ऑफ संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में जितने भी संस्कृत में कहानी मिले उन सब में कहीं ना कहीं से क्या थी, पूरा की पूरी समानता थी। इसीलिए तो सबको उठा के एक महाभारत में डाला गया। देयर वर सिमिलरिटीज इन मेनी एलिमेंट्स ऑफ द संस्कृत वर्जन ऑफ स्टोरी। और दूसरा पॉइंट इसमें बताना है कि अ नंबर ऑफ वेरिएशन केम इन फ्रंट ऑफ इन द वे इन विच द एपिक हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरीज, समझिएगा, ठीक है। तो जनरली आपको मैं दूसरा पॉइंट बताता हूँ, समझिएगा, कि दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि जितने भी रीजन से जो भी वेरिएशंस मिले सबको जो है ओवर द सेंचुरीज ये लोग क्या किए बाबू, कंपाइल करके एक जगह डालना चालू कर दिए। अ नंबर ऑफ वेरिएशन केम इन फ्रंट इन द वे इन विच द एपिक हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरीज। ये ओवर द सेंचुरी जो भी कंपाइल किए इन सबको जो है बाबू क्या बहुत सारा वेरिएशंस मिला। और सारे वेरिएशंस को जो जैसे देखिए वेरिएशन कैसे, जैसे कि देखिए यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट किए पूरा का पूरा, जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से स्टार्ट किया और पूरा साउथ इंडिया में तमिलनाडु तक चलेगा, समझिए, ठीक है। और वहां तक जो भी अपने पास स्टोरी मिला सारे के सारे स्टोरी को उठा के इन लोगों ने क्या कर दिया बाबू, पूरा का पूरा जो है महाभारत के अंदर डाल दिया। महाभारत से रिलेटेड जितनी भी स्टोरी मिली, एक कॉमन चीज था बाबू कि जितने भी संस्कृत में मिले हमें जो भी हमारे पास यहाँ पे संस्कृत में जितने भी एलिमेंट्स मिले सब में कहीं ना कहीं से क्या थी, सिमिलरिटीज थी। सब में कहीं ना कहीं से पांडव कौरव का चर्चा था, समझिएगा। तो पहला तो अपने पास ये था। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो वेरिएशंस था इस वेरिएशन में कहीं ना कहीं से याद रखिए एक रिलेशन था, उन सारे रिलेशन को उठा के इन लोगों ने डाल दिया। तो आपको याद रखना है यहाँ पे दो एपरेंट्स, ठीक है, पूरे होल प्रोसेस में। सबसे पहला आपको क्या याद रखना है, तो यहाँ पे सबसे पहला आपको याद रखना है क्या, ये देखिएगा कि देयर वर सिमिलरिटीज इन मेनी एलिमेंट्स ऑफ द संस्कृत वर्जन ऑफ द स्टोरी। दूसरा, नंबर ऑफ वेरिएशन केम इन फ्रंट इन द वे इन विच द एपिक हैड बीन ट्रांसमिटेड ओवर द सेंचुरी, ठीक है। एक क्वेश्चन है, आपको ये बताना है वो पॉलिसी या वो स्ट्रेटजी जो ब्राह्मण्स लोगों ने क्या किया था बाबू, इंश्योर किया था, जिस वो पॉलिसी और वो स्टोरी बतानी है, स्ट्रेटजी बतानी है जिसके कारण ब्राह्मण लोगों ने जो है ना सोसाइटी के अंदर 4 वर्णाश्रम के वर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है यूज किया था। देखिए 4 वर्णाश्रम जो अपने पास है, ये चारों वर्णाश्रम के वर्ग जो है वो ब्राह्मण्स ने आइडेंटिफाई कर दिए थे। तो आपको वो स्ट्रेटजी बताना है जिस स्ट्रेटजी के तहत ब्राह्मण्स ने ये बात लोगों को बता दिया कि हाँ आप इस वर्णा से हैं तो आप यही काम कीजिएगा, और लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। वो ब्राह्मण की कौन सी स्ट्रेटजी थी? तो क्वेश्चन बनेगा कि एक्सप्लेन द पॉलिसीज इवॉल्व्ड बाय ब्राह्मण्स टू इंश्योर दैट एवरीबॉडी ओबेड द रूल ऑफ द वर्णा सिस्टम। ये आ जाएगा कि आप वो स्ट्रेटजी बताइए जो ब्राह्मण्स लोगों ने क्या किया था बाबू, इंश्योर किया था ताकि लोग जो है क्या करें, वर्णा सिस्टम के लिखे गए जो अपने पास रूल्स हैं उसे ओबे करे, समझिएगा। या फिर जनरली जो है याद रखिए जो आइडियल ऑक्यूपेशन है, ठीक है, ये जो 4 वर्णा का उसे इंश्योर करने के लिए उन लोगों ने कौन सी स्ट्रेटजी अपनाई थी। तो सबसे पहला पॉइंट देखिए, ब्राह्मण्स ने ये बोला था कि बाबू देखिए हम जो है कुछ भी आपको नहीं बता रहे, सोसाइटी में ये जो डिवीजन है ना वर्णा सिस्टम का, 4 पार्ट में जो लोग डिवाइडेड है, ये जनरली हम नहीं बनाए हैं, ये क्या है बाबू, डिवाइन ओरिजिन है। ये क्या भगवान बना के भेजे हैं, सबसे पहला पॉइंट।
इन लोगों ने जनरली याद रखिए जो आइडियल ऑक्यूपेशन था, ठीक है, इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए जो स्ट्रेटजी अपनाई उसमें सबसे पहली स्ट्रेटजी थी कि इन लोगों ने लोगों को जो है ये बताया कि ये जो वर्ना सिस्टम है ये डिवाइन ओरिजिन का है। दूसरा पॉइंट, इन्होंने राजा को बताया, राजा को क्या बताया, दे एडवाइज द किंग टू इंश्योर द कंप्लायंस ऑफ द रूल्स, ये जो रूल्स है उसके कंप्लायंस को आप क्या कीजिए बाबू, वर्ना सिस्टम के रूल्स को जो रूल्स के कंप्लायंस है उसे आप क्या कीजिए, इंश्योर कीजिए। मतलब राजा लोगों को बताया गया कि ये जो नियम बनाए गए हैं उसके विधान को आप क्या कीजिए बाबू, सोसाइटी में जो है इंप्लीमेंट करवाइए, क्योंकि उस समय जो है सोसाइटी के अंदर जस्टिस वगैरह परफॉर्म करने की ड्यूटी राजा की होती थी, जो एडमिनिस्टर करने की जिम्मेवारी होती थी राजा की होती थी, लॉ वगैरह को इंप्लीमेंट करने की जिम्मेवारी राजा की होती थी। तो इन लोगों ने राजा को एडवाइस किया और राजा को कन्विंस भी कर लिया कि राजा जो है ब्राह्मण्स के द्वारा बनाए गए नॉर्म्स को क्या करे बाबू, इंप्लीमेंट करवाए। और तीसरा पॉइंट याद रखिए, दे ट्राई टू कन्विंस द पीपल, और इन्होंने लोगों को भी कन्विंस कर लिया कि बाबू अगर मान लीजिए आप इस जाति में जन्म लिए हैं तो आपको ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टेटस आपके बर्थ के ऊपर आधारित है, ना कि आपका स्टेटस आपके एबिलिटी के ऊपर आधारित है। दे ट्राई टू कन्विंस द पीपल दैट देयर प्रेस्टीज डिपेंडेंट ऑन देयर बर्थ, that is their status was determined by their birth। मतलब उनका स्टेटस जो है किस चीज से डिटरमाइन हो रहा है, उनका स्टेटस जो है उनके बर्थ से डिटरमाइन हो रहा है। तो आपको ये क्वेश्चन बताना है कि वो सारी स्ट्रेटजी बताइए जिस स्ट्रेटजी को जो है ब्राह्मण्स लोगों ने यूज किया था, जो अपने पास ये इंश्योर करने के लिए कि हर एक आदमी जो है ये 4 वर्णा का जो अपने पास रूल्स है उसे ओबे करे। तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने बताया कि ये जो अपने पास वर्ना सिस्टम है ये डिवाइन ओरिजिन का है। दूसरा चीज राजा को इन लोगों ने एडवाइस किया कि जो अपने पास कंप्लायंस ऑफ द रूल्स हैं उसे इंश्योर करे सोसाइटी में। और तीसरा चीज इन्होंने लोगों को कन्विंस कर दिया कि बाबू आप जो है ना जिस वर्णा में जन्म लिए समझिएगा उस वर्णा के अनुसार काम कीजिएगा, क्योंकि आपका स्टेटस आपके बर्थ के ऊपर आधारित है, ना कि आपके मेरिट के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बाबू, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है एक्सकैवेशन के बारे में। किसके बारे में? एक्सकैवेशन ऑफ हस्तिनापुर, या फिर रोल ऑफ बीबीलाल। हस्तिनापुर के एक्सकैवेशन के बारे में बताइए। इसी में जो है क्या है अपने पास, ये बताना है रोल ऑफ बीबीलाल। तो इनका जो है अपने पास इंपॉर्टेंट रोल बताना है कि इनके एक्सकैवेशन में जो है क्या रोल था। हस्तिनापुर मेरठ वाला रीजन ये आपके पास पता है, अभी भी मैंने बताया 1951 से 52 तक जो है क्या करते हैं, एक्सकैवेट करने का जो है टाइम पीरियड स्टार्ट होता है 51-52 में। उसके बाद जो है आप ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। अगर ये हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं जो नेक्स्ट क्लासेस दूंगा कल वाले क्लास में मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसका आंसर करवा दूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इस चैप्टर से जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। 5 क्वेश्चन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला बनेगा कि क्या महाभारत जो है वो सिंगल ऑथर के द्वारा लिखा गया? ये सिंगल ऑथर वाला स्टोरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, सिंगल ऑथर वाला। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बनेगा। दूसरा मैं आगे देखता हूं तो महाभारत के अंदर जो है आइडियल ये ऑक्यूपेशन वाला, ठीक है, जो अपने पास आइडियल्स ऑफ ऑक्यूपेशन है ये वाला, कि कौन से वर्णा के लोग कौन सा काम करेंगे, आइडियल ऑफ ऑक्यूपेशन, ये बताइएगा। तीसरा अपने पास जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी वाला जो है, जेंडर एक्सेस टू प्रॉपर्टी ये वाला बताइएगा। ठीक है, चौथा अनटचेबल के बारे में बताइएगा, अनटचेबल्स के बारे में बताइएगा, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनटचेबल्स जो चंडाल्स हैं उनके बारे में। अच्छा, और लास्ट क्वेश्चन जो है अपने पास एक्सकैवेशन के बारे में, एक्सकैवेशन के बारे में, या फिर जो बीबी लाल हैं, ठीक है, इनका जो इंपॉर्टेंट रोल है ये बताइएगा, बीबी लाल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है। तो ये वाला जो है 5 क्वेश्चन आपके पास बनेगा बाबू। ठीक है, ये पांचों जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये पांचों कर लीजिए। ये चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है लगभग सारे के सारे क्वेश्चन यहीं पे हो जाएंगे। इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा आपके बोर्ड पेपर में। देखिए 1 मार्क्स में बनने वाला जितना भी क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया, 1 मार्क्स में बनने वाला जितना भी क्वेश्चन है। उसके अलावा ये सब जो भी लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे लॉन्ग क्वेश्चन मैंने करवा दिए। ये सारे मैंने देखिए क्लासरूम में करवाए हैं, समझिए, सब ऑफलाइन क्लास में मैंने करवाया, मैं अभी आपको करवा देता हूँ। और उसके अलावा 1 मार्क्स का जो है ये सब चीज देख लीजिएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि वीएस सुक्तंकर ने कब जो है कंपाइल करना चालू किया था, तो ये बेसिक है। अच्छा देखिए नेक्स्ट वीडियो है अपना, नेक्स्ट वीडियो में जो है ये जितने भी अपने पास इमेजेस हैं, जैसे गुप्ता क्वाइन हो गया, समझिए,
क्या हो गया, गुप्ता क्वाइन हो गया अपने पास, या फिर कुशानाच क्वाइन हो गया, सकाच क्वाइन हो गया, समझिएगा। ये सब जो है क्वाइंस में गुप्ता क्वाइन और कनिष्का ये जो कुशानाच क्वाइन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। गुप्ता क्वाइन तो बहुत बार पूछा गया है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो ये सब जो है आपको बताना है थोड़ा सा। तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है जाके देख लीजिए, नेक्स्ट वाला जो है अपने पास ये इमेजेस वाला, उसमें देख लीजिए आप, ठीक है, हो जाएगा आपका।